मेरी पेंटिंग के बगैर दुनिया रूखी रूखी सी लगती है, इजंट? किसी ने बताया नहीं, ऐसा है या नहीं है? ओके भाई, डॉक्टर okay, fine, let's start. Thank you brother, thank you brother, you welcome for the acknowledgement. Thank you very much. ठीक है। अब हम मैं क्या बात कर रहे थे हम? इंजाइम पेंक्रियाटिक एक्सक्रीशंस की बात कर रहे थे। मैंने आपको वो बता दिया था उसकी सारा कि उसके क्या होता है कंपोजिशन। थोड़ी सी हम बात कर लें अगेंस्ट पेंक्रियाटिक कंपोजिशन की बात कर लें। लाइक दिस इज ओके, वो आपने वो तो याद हो गया ना आपको? दिस इज अ पेंक्रियास, ठीक है। और इसमें ज़्यादा क्या चीज़ थी? व्हाट इज हाई कंसंट्रेशन इन पेंक्रियास? यस, दैट इज बाइकार्बोनेट, HCO ओके, कल से मैं अच्छा मूव्स लेकर आऊँगा। ओके फाइन। उसके बाद डिक्रीज कंपोजिशन क्या होती थी पेंक्रियास में? दैट इज राइट। और सेम क्या होती थी? आइसोटोनिक होता था ये या हाइपोटोनिक होता था? आइसोटोनिक होता था। प्लाज्मा सेम है तो आइसोटोनिक, ठीक है। क्लोराइड कम है इसके अंदर, बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और सेम एज द प्लाज्मा के हमें कंपोजिशन क्या क्या आ जाती थी? सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है। अच्छा, इसका अगर फ्लो रेट ज़्यादा हो तो कंपोजिशन क्या बन जाएगी? अगर इसका फ्लो रेट ज़्यादा हो तो कंपोजिशन क्या होगी? सबसे ज़्यादा क्या होगा कंसंट्रेशन में? फ्लो रेट अगर ज़्यादा है तो इट सोडियम एंड बाइकार्बोनेट, इन दोनों को ऐसे ही उठा के आपने ऊपर लगाना है। अगर फ्लो रेट ज़्यादा हो जाए तो आपने इस तरह एरो अपनी डायग्राम डायग्राम ये बनाने का पर्पस आपको ये है कि आप जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना नोट्स, उसके ऊपर ये ड्रा कर लें। क्योंकि ये विजुअलाइजेशन इज़ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आप वर्ड्स सेंटेंस याद करेंगे वो ज़्यादा आपको रिटेनेबल नहीं रहती चीज़ें, ठीक है। सो ये दोनों देखें, ये उठा के मैं ऊपर ले गया, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट विल बी द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हाई फ्लो रेट होगा मेनली कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। अच्छा, अगर फ्लो रेट कम होगा तो फिर क्या होगा? मेनली कंसिस्ट क्या करेगा? नीचे जोड़ देना आपने, सोडियम एंड क्लोराइन, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन लर्न। इसमें क्या है? यस, दैट इज मेनली कंपोज ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है। अगर आइसोटोनिक, ये देखें तीनों चारों पॉइंट्स होंगे। पॉइंट्स क्या क्या होंगे? हाई कंपोजिशन में क्या होता है? बाइकार्बोनेट। लो क्या होता है? क्लोराइड। अगर फ्लो रेट ज़्यादा हो जाए तो बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मेनली कंपोजिशन होगी। अगर फ्लो रेट कम होगा तो दैट इज सोडियम एंड क्लोराइड विल बी द मेनली कंपोजिशन, ठीक है। आइसोटोनिक होता है और क्या प्लाज्मा के सेम होता है? सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है। इज दैट इजी टू लर्न दीज थिंग्स? ओके, ये क्लियर है ना सभी को कंपोजिशन? ओके फाइन, ग्रेट। ओके, बता दिया करें ना मुझे, हौसला होता रहता मुझे। अ, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिक्रीजेस कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर? स्टमक और गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन कौन डिक्रीज करवाएगा? नो, नहीं नहीं, CCK के तो मैंने आपको बताया, वो तो कंट्रैक्शन करवाता है। सी से कंट्रैक्शन, सी से गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करवाएगा और उसकी भी करवाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एंजाइम बताया था जो करवाता है, डिक्रीज करवाता है, रिलैक्सेशन करवाता है चीज़ों की। सलाइवा से हमने स्टार्ट किया था ना? सलाइवा से स्टार्ट किया था। यस, सलाइवा से मैंने बताया था कि रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेगस की रिलैक्सेशन करवाता है, गॉल ब्लैडर की, इंटेस्टाइन की रिलैक्सेशन करवाता है। दैट्स व्हाई द वीआईपी होगा, ठीक है। अगर कंट्रैक्शन की बात करेगा तो सीसीके, जो कंट्रैक्ट करवा रहा है। अगर वो रिलैक्सेशन की बात करेगा दैट इज वीआईपी, इंक्रीज क्रिएशन ऑफ सलाइवा, वीआईपी, ठीक है। ओके फाइन। मैं अभी मैं स्मेटोस्टेटिन की बात करूँगा डॉक्टर साहिबा, फिर आप मुझसे स्मेटोस्टेटिन का और वीआईपी का क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? अभी स्मेटोस्टेटिन का कर लेने दें मुझे, उसके बाद मैं बताऊँगा। अ, ठीक हो गया।
अगर मैं कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स की मेल अब्जॉर्प्शन हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की, सो कौन सा एंजाइम मेजरली हमारे पास एब्सेंट होगा? लाइक, ओके, ओके, ऑप्शन दे लेना। इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल माल्टेज, या स्लेवरी अमाइलेज। इंटेस्टाइनल लैक्टेज, इंटेस्टाइनल माल्टेज, या स्लेवरी अमाइलेज। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स की मेल अब्जॉर्प्शन में मेनली कौन सा इन्वॉल्व होगा अगर इनमें से एंजाइम कोई एक एब्सेंट होगा? इंटेस्टाइनल लैक्टेज, इंटेस्टाइनल माल्टेज, या स्लेवरी अमाइलेज। ये इंटेस्टाइनल होगा ना, तो वो कौन सा होगा? लैक्टेज, इट विल बी द लैक्टेज, इंटेस्टाइनल लैक्टेज। ठीक है। ओके, एक और, डेफिशिएंसी ऑफ ब्रश बॉर्डर एंजाइम दैट काजी कार्बोहाइड्रेट मेल अब्जॉर्प्शन, कौन सा होगा? सेम ही क्वेश्चन है। अमाइलेज, लैक्टेज, एंटेरोकाइनेज, पेप्टिडेज। मेंबर के जो हमारे पास इंटेस्टाइनल लैक्टेज होता है ना, ये एंजाइम होता है ब्रश बॉर्डर, इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर पे जो हमारा एंजाइम होता है ना, उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल लैक्टेज। ये जो इंटेस्टाइनल, फॉर एग्जांपल दिस इज इंटेस्टाइन, हमारे पास ब्रश बॉर्डर सेल होते हैं ना, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म के लिए ब्रश बॉर्डर इंजाइम्स होते हैं, जिसको ब्रश बॉर्डर सेल पे इंजाइम करते हैं। और वो कौन से होते हैं? दैट इज लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट मेलाब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे पास कौन सा एंजाइम एब्सेंट हो गए? दैट इज इंटेस्टाइनल लैक्टेज। अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट मेलाब्जॉर्प्शन में कौन से एंजाइम एब्सेंट होंगे जो कि ब्रश बॉर्डर सेल के ऊपर पाए जाते हैं, वो कौन से होंगे? अगेन, इंटेस्टाइनल लैक्टेजेस। ठीक है, लैक्टेज। ओके। सो मैं आपको ये पॉइंट सारे सीपीएसपी ने पूछे हुए हैं। अच्छा, ये हो गया, हमने पैंक्रियाटिक कर लिया, सिलेवरी सिक्रीशन पढ़ ली, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन पढ़ ली, अलोंग विद द मेल अब्जॉर्प्शन की कंडीशन पढ़ ली, और मैंने आपको कोरिलेटेड करवा दिया है अलोंग विद विटामिन के की डेफिशिएंसी के साथ, स्टियाटोरिया के साथ। और उसके बाद हमने वीआईपी के एमसीक्यूज पढ़ लिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं करूँगा अलोंग विद इम्पोर्टेंट वन, जो कि इम्पोर्टेंट आता है। दिस इज अ स्टमक। ठीक है। अभी स्लाइवा किया हमने, उसके साथ स्लाइवा के बाद हमने पेंक्रियाटिक सिक्रीशन कर ली। पेंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, उसके सेल्स पढ़ लिए हमने कि एंडोक्राइन में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सोक्राइन सिक्रीशन के अंदर कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद हमने सेल पढ़ लिए जो कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी पे इफेक्ट करते हैं, जिसमें स्क्रीटिन, गैस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकिनीन होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे ये इनका इफेक्ट क्या होता है ओवरऑल। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बात कर रहा हूँ स्टमक की। ये कार्डिया होता है, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक एंट्रम एंड ड्यूडेनम। ये दिखाने का पर्पस क्या है आपको? बिकॉज टू मेक यू पीपल नो के कौन से पार्ट में कौन कौन से सेल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि सेल कौन सा होता है, कहाँ से निकलता है। कोलिसिस्टोकिनीन का क्या काम होता है? जो मैंने अभी आपको मूवमेंट के हवाले से, कौन सी मोटिलिटी को इंक्रीज करवाता है? इंटेस्टाइनल की। ठीक है। और डिक्रीज किसकी करवाता है? गैस्ट्रिक की। और फैट के रिस्पॉन्स में कौन सा हमारे पास इंक्रीज होता है? कोलिसिस्टोकिनीन। ठीक है। अब ये कौन से सेल से होते हैं? कोलिसिस्टोकिनीन कौन से सेल से आते हैं? ये देखिए, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, कंस्ट्रिक्ट किया ना इसने, कंस्ट्रिक्ट करवा के चीज को एक लंबा सा उसने डंडा बना दिया। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये गाल ब्लैडर है ना, ये गाल ब्लैडर है, इसको कंस्ट्रिक्ट करवाया और कंस्ट्रिक्ट करके ऐसे बन गया लंबा सा, ऐसे बन गया सिंबल सा। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट करके अंदर को, तो ये आई सा बन गया ना। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द सेल of origin of यहाँ पे कोलिसिस्टोकिनीन। सो दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम आई सेल्स। ठीक है, आई सेल से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। अब आई सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं?
यहाँ पे ड्यूडिनम और जियोजिनम में, आगे ड्यूडिनम और जियोजिनम में, आई सेल फ्रॉम द ड्यूडिनम एंड जियोजिनम। इनके फंक्शंस हो गए, किस में ज़्यादा इंक्रीज करता है, कौन सी साइड पे करता है, वो भी हमने बता दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर मैं एक और हॉर्मोन्स की बात करते हैं, गैस्ट्रिन। यू नो गैस्ट्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर है ना, कार्डिया है, फंडस है, लेसर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर है, ये बॉडी है, ये पाइलोरस एंट्रम है, ठीक है, पाइलोरस एंट्रम, ठीक है, जो अंदर वाला रास्ता है इसको एंट्रम कह देते हैं। अच्छा, इसमें यही पूछा जाता है हिस्टोलॉजी पे अगर देखा जाए कौन सा इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होगा जिसमें थ्री मसल लेयर्स होंगी, कौन सा स्ट्रक्चर होगा। हिस्टोलॉजी पे थ्री लेयर ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहे हैं मसल के, वो कौन सा हिस्टोलॉजिकल सेगमेंट होगा, ये एमसीक्यू पूछता है वो कौन सा होगा, वो स्टमिक का होगा, स्टमिक का होगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी पे अगर थ्री आपको मस्कुलेशन लेयर आए और वो कौन सा पूछे स्ट्रक्चर, कौन से किस जगह की हिस्टोलॉजी है, डेट इज द स्टमिक की है, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर हमारे पास वो ये पूछता है कि मस, मस, मस्कुलर लेयर जो है हमारे पास थिकन किस साइड पे हो जाती है स्टमक के अंदर, ज़्यादा जो है थिकन किस साइड पे हो जाती है, तो ये जो एंट्रम बनते हैं ना हमारे पास, स्फिंक्टर स्फिंक्टर वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे थिकेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह एसोफेजियल साइड पे जो हमारे पास स्फिंक्टर से बनते हैं उसमें ये थिकस्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने ये ज्वाइनिंग एरिया को प्रेफर करना है। अच्छा ये दो हो गए। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, ओके, हेयर यू कैन सी द सेल्स, ठीक है। यहाँ पे कौन से हैं, प्राइटल सेल्स, ठीक है, प्राइटल सेल्स। अच्छा मैं पहले गैस्ट्रीन की बात करता हूँ, फिर मैं प्राइटल सेल की बात करता हूँ। यहाँ पे गैस्ट्रीन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये कौन सा पार्ट बनेगा, गैस्ट्रीन, दैट इज द एंट्रम, ठीक है। अच्छा ये गैस्ट्रीन जी सेल क्या रिलीज करवाते हैं, जी सेल्स, जी सेल से गैस्ट्रीन निकल रहा है ना, ये गैस्ट्रीन है, गैस्ट्रीन जी सेल से आया, एंट्रम से आया, ठीक है। अच्छा वहाँ पे ये क्या करवाएंगे, इंक्रीज करवाएंगे हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, ठीक है, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स के वो हिस्टामिन रिलीज करवाएं, और वो हिस्टामिन एक्ट करता है प्राइटर सेल पे, और प्राइटर सेल क्या करवाते हैं, इंक्रीज क्रिएशन ऑफ एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर बड़े काम का है, प्राइटर सेल्स बड़े काम के हैं। इसकी लोकेशन पूछता है कि प्राइटर सेल इज लोकेटेड इन, प्राइटर सेल कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, यस फंडस एंड बॉडी, ठीक है, ये फंडस और ये बॉडी दोनों जगह पे ये होते हैं। इससे ये पूछता है कि ये क्या क्या रिलीज करवाते हैं, डेट इज HCl एसिड सिक्रीशन अलोंग विद इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा ये जो प्राइटर सेल्स हैं ये HCl या एसिड सिक्रीशन किन किन रिसेप्टर्स की वजह से करवाते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl थ्रू द प्राइटर सेल। एक होती है वेगस नर्व के थ्रू जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव है, कोलिनर्जिक, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक क्या होते हैं, एक्सेप्शन जो है, और सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक फाइबर क्या होते हैं। जस्ट रिमेंबर के मोस्ट कॉमनली पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक होते हैं, बट देयर इज समथिंग एक्सेप्शन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक कोलिनर्जी में दो एक्सेप्शन मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है, एक स्केलेटल मसल वस्कुलेचर का, ठीक है, स्केलेटल मसल के वेस्कुलेचर का, दूसरा स्वेट ग्लैंड, वो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक होते हैं। स्वेट ग्लैंड कौन से, दैट इज इक्राइन स्वेट ग्लैंड होते हैं। ओके अभी थोड़ा सा इसको साइड पे करते हैं, इधर स्टमक पे आ जाए। अच्छा ये एक रिसेप्टर हो गया, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हो गए, जो जिनकी प्रेजेंस में वैगस नर्व के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है और ये अपनी सिक्रीशन करवाते हैं। दूसरे कौन से रिसेप्टर्स होती हैं, दैट इज हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स, ये वाले हिस्टामिन जो रिलीज करवा रहा है, ओके, दैट इज हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन। ये जो प्राइटर सेल्स पे ये कौन सा हिस्टामिन रिसेप्टर्स होंगे, H1 या H2, H2 रिसेप्टर्स होते हैं, H2 रिसेप्टर्स होते हैं हिस्टामिन्स के। अच्छा ये और हमारे पास और कौन से रिसेप्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये करवाएगा, दैट इज CCKB, केबी, CCKB क्या होते हैं, दैट इज यहाँ पे गैस्ट्रिन पे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास रिलीज करवाते हैं गैस्ट्रिन, और ये गैस्ट्रिन रिलीज करवाने की वजह से एंटेरा क्रोमाफिन सेल्स के थ्रू ये वाला एक्शन जो करवा रहा है। सो इंडीड कौन कौन से रिसेप्टर्स हो गए, एक तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, दूसरी हमारे पास हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स, तीसरे हमारे CCKB जो कि गैस्ट्रिन के थ्रू अफेक्ट करवा रहे हैं।
एम आई क्लियर? ये क्लियर है सभी को? और प्राइटर सेल्स हमारे पास क्या क्या क्रिएट करवाते हैं? HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, इंट्रिंसिक फैक्टर का ये आता है काम के इंट्रिंसिक फैक्टर किसकी अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है? विटामिन बी ट्वेल्व। ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। रिमेंबर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व इज बाय ट्रांसकोबैलामिन टू। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व, ट्रांसकोबैलामिन टू। ठीक है, स्टोरेज ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व, ट्रांसकोबैलामिन वन। अगर ये पूछे कि इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व एट विच एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, वो कौन सा होगा? टर्मिनल इलियम के अंदर, टर्मिनल इलियम के अंदर। ठीक है, टर्मिनल इलियम के अंदर। सपोज यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हैं पाइटल सेल के अगेंस्ट, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, तो हमारे पास विटामिन बी ट्वेल्व की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो कौन सा अनीमिया होगा? यस, एग्जैक्टली, ग्रेट। डॉक्टर डॉक्टर सुबात, यू आर ग्रेट। अच्छे स्टूडेंट हो आप। दैट इज परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट पाइटल सेल्स, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा होता, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो इट काजेज विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, बट ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से, सेल्स की वजह से जो अनीमिया हो, वो उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। ठीक है, however द etiological फैक्टर वाज द ऑटो एंटीबॉडीज जो कि इस सेल के अगेंस्ट बने थे। ठीक है, परनीशियस एनीमिया। तीन चार एमसीक्यूज आते हैं, सर्जन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राना जिशान, आई होप सो आपको आते होंगे। द फर्स्ट वन इज कि हमारे पास ये पूछता है कि पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर कौन सा एनीमिया होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन बी डेफिशिएंसी एनीमिया, कौन सा होगा? वाई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डॉक्टर नूर? ओके, टू रीजंस हैं। एक ये होती है कि हमारे पास पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर एक तो ब्लड लूज हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर हमारे पास ये वाले जो पाइटल सेल्स लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास HCl की स्क्रीशन नहीं होती, जो फेरिक टू फेरिस कन्वर्जन नहीं होती। you know the ferrous form is absorbed, not the ferric form is absorbed, so that's why due to lack of ferrous form, तो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। एम आई क्लियर? अगर वो पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी का पूछे और ड्यूरेशन ना दे, अगर वो ड्यूरेशन दे दे बिफोर 6 मंथ, तो कौन सा एनीमिया होगा? पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर वो ये बात करे आफ्टर 6 मंथ, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में, फिर कौन सा होगा? विटामिन बी ट्वेल्व। अच्छा, रिमेंबर, इट इज नॉट द परनीशियस एनीमिया। ठीक है, परनीशियस एनीमिया तब होता है जब ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, तो जी, वो उसकी वजह से होता है, लेकिन सम टाइम वो पैथेटिक थिंग्स ये है कि वो हमारे पास ऑप्शन वो देता ही नहीं है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की नहीं देता, हमारे पास विटामिन बी डेफिशिएंसी की ऑप्शन नहीं देता, वो परनीशियस की दे सकता है। परनीशियस एनीमिया इन इन दिस केस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, क्योंकि परनीशियस एनीमिया का और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साइन एंड सिम्टम एक ही होंगे, सो दैट्स व्हाई वी सिलेक्ट द परनीशियस एनीमिया, और दूसरी ऑप्शन भी नहीं आती। क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं? डोर्सल कॉलम मीडियल लम्निस्कस वाले, डोर्सल कॉलम मीडियल लम्निस्कस वाले साइन। ठीक है, लाइक हमारे पास उसमें क्या होता है, पीटीवी आती है, प्रोपियोसेप्शंस के, वाइब्रेशन के, फाइन टच के। ठीक है, ये वाली जितनी भी सेंसेस होती हैं उसकी थोड़ी सी डिरेंज हो सकती हैं। अब मैं बाद में बताऊंगा सेरिब्रल लेयन का और डोर्सल कॉलम मीडियल लम्निस्कस का, जिसमें रोमबर टेस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा लेदर चीज़ है, वो बाद में करेंगे। यस डॉक्टर साहिबा, यू हैव रेज योर हैंड। डॉक्टर आमना, सॉरी। ओके, रिपीट कर दूं। अच्छा, अगर से पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की बात करें, ओवरऑल कोई ड्यूरेशन नहीं दी, द anemia विल बी द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर 6 मंथ से पहले की बात करें, अगेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर 6 मंथ के बाद की बात करें, वो मेगालोब्लास्टिक या परनीशियस एनीमिया होगा ड्यू टू विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा, अगर वो कहे कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी, फिर कौन सा एनीमिया होगा?
ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यस, दैट इज पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक या पर्नीशियस एनीमिया, अगर कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी की बात करें। ओके फाइन। एम ए क्लियर, ये क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर है? ओके। अब ये जी सेल्स का मैंने आपको नहीं बताया, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दैट इज एंट्रम, एंट्रम, यहाँ पे एंट्रम ऑफ स्टमक पे। और सिर्फ एंट्रम पे ही नहीं होते, ये जो है ना हमारे पास थोड़े से आगे भी होते हैं यहाँ पे। ये इधर ड्यूडेनम के अंदर, ये यहाँ पे, ठीक है, एंट्रम एंड ड्यूडेनम। ओके फाइन। ठीक है, इनका फंक्शन का हमने बता दिया। अच्छा, म्यूकस सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? म्यूकस सेल यहाँ पे प्रेजेंट है ना, म्यूकस एंट्रम, एंट्रम फाइब्रोरस वाली साइड पे ये प्रेजेंट है, म्यूकस वाले। अच्छा ओके फाइन। ये हो गया। और ये गैस्ट्रिक जी सेल से निकलता है। और इसका कोलिसिस्टोकिनिन का भी बता दिया, आई सेल होता है। अच्छा, स्क्रीटिन रह गया। स्क्रीटिन क्या करवाएगा? स्क्रीशन इंक्रीज, एस फॉर एस एल, एक तो एस एल भी एस होता है, ठीक है। और दूसरा इनका इंक्रीज स्क्रीशन करवाते हैं कहाँ से? पैंक्रियाटिक की बाइकार्बोनेट की इंक्रीज करवा देते हैं स्क्रीशन, ठीक है। स्क्रीशन बाइकार पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की स्क्रीशन इंक्रीज करवा देते हैं। और उसके बाद बाइल की स्क्रीशन भी इंक्रीज करवा देते हैं। अगर मैं पैंक्रियाटिक कंट्रैक्शन की, गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन की बात करूँ, स्फिंक्टर ऑफ ओडी की कंट्रैक्शन की बात करूँ, तो फिर कौन सा होगा? यस, दैट विल बी द सीसीटी, ठीक है। रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं गैस्ट्रिक में? दैट इज हाइड्रो, जी जी, वो जो थिक स्लाइवा करवाते हैं, ठीक है, अल्फा वन बीटा वन है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एसिड सिक्रीशन में हमारे पास कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? एज मस्कुरेनिक, एच टू रिसेप्टर एंड सी के बी, यहाँ के वाले। ओके फाइन। अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, अगर यही यहाँ पे स्मेटोस्टेटिन की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास ना स्मेटोस्टेटिन दो होते हैं। अच्छा नहीं, फर्स्ट से पहले थोड़ा सा इसकी ना क्वेश्चंस कर लें थोड़ा, फिर आगे जाते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक एसिड का मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर कौन सा होगा? अभी जो एसिड है, कौन सा मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर एसिड सिक्रीशन का? अगर मैं उसका बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हिस्टामिन, फैट, एथेनॉल, प्रोटीन, कौन सा होगा? देखा, फंस गए ना। द मोस्ट पोटेंट इज प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। रिमेंबर, मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर इज प्रोटीन। मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर कौन सा है? एम आई क्लियर? नो, प्रोटीन है, प्रोटीन है, ठीक है। अगर वो स्टिमुलेटर जस्ट ओनली पूछे तो फिर ये वैगल स्टिमुलेशन, गैस्ट्रिन और या हिस्टामिन, इन इनमें से कोई भी एक हो तो उसको सिलेक्ट कर ले। मोस्ट पोटेंट आपने प्रोटीन के साथ करना है, ठीक है। ओके। अच्छा, इसी तरह अगर मैं पूछूं कि कौन सा एंटा एसिड है जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज कर दे। एक तो हमने पढ़ा था ना, कोलिसिस्टोकनीन करवाता है, वो नेचुरली फैट के साथ एसोसिएटेड है। कौन सा ऐसा एंटा एसिड होता है जो कि गैस्ट्रिक की मोटिलिटी को इंक्रीज करवा देता है? वो कौन सा होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अगर ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करवा रहा है, तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिपेशन में यूज होगा, डायरिया में यूज होगा? हाँ हाँ डॉक्टर साहिबा, क्या हो गया? कॉमन सेंस। यस एग्जैक्टली, ठीक है। कौन सा ऐसा एंटा एसिड है जो कि डिक्रीज एंटी गैस्ट्रिक मोटिलिटी करवा रहा है या कॉन्स्टिपेशन करवा रहा है? वो है हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम, ए एल ओ एच, दैट इज व्हाट आई मीन बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
ओके फाइन। और ये एंटासिड होता है, तो ये इसका यूज किस में होगा? डायरिया में। अगर मैं इसी तरह पूछ लूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड इज यूज इन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन? दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा, आई डोंट नो, डिक्रीज, डिक्रीज डॉक्टर साहिबा, इट इज डिक्रीज्ड। एम आई क्लियर? डॉक्टर साहिबा क्लियर है या अभी भी कंफ्यूजन है? ओके ओके, ओके ओके फाइन, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसको ना, अच्छा, आई एम बीइंग अ पंजाबी, तो मैं इस चीज़ को कैसे याद करता हूँ, दोनों मिक्स हो जाती हैं। इसको हम क्या करें, ये डायरिया करवाता था, ये करवाता वो, मैं इसको मैग्नीशियम ऐसे करता था, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं। ओके, मरजानिया गिला करता है, ठीक है, पंजाबी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दैट इज गीला कर दिया डायरिया। मर जाना, दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज इन डायरिया के समय। ठीक है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम इसको यूज करवा सकते हैं, बिकॉज इट काजिज डायरिया। ठीक है, इट काजिज डायरिया, मर जाना गिला कर देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काजिज डायरिया, एंड इट कैन यूज इन कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और उसे वाइस वर्सा हम इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों क्लियर है? ओके फाइन। ठीक है। अच्छा, मैं अगर कंडीशन पूछूं कोई ऐसी जिसके अंदर एसिड सिक्रीशन नहीं होगी, कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एसिड सिक्रीशन नहीं होगी? एक कंडीशन तो, जी जी, ओके, ठीक है डॉक्टर साहिबा। किधर है मेरे चार्ट? अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ क्या करवाता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग या इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग? ओके, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। सो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन करवाएगा, डायरिया करवाएगा? ओके, तो इसको हम किस में यूज कर सकते हैं? नहीं, डायरिया के अंदर यूज करेंगे ना, जिसके अंदर इंक्रीज इंटेस्टाइन मोटिलिटी हो रही है, तो फिर हम कॉन्स्टिपेशन जो करवा रहा है उसको यूज कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब? यस यस डॉक्टर साहिबा, अगर डायरिया ऑलरेडी हुआ हुआ है तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा? ओके, थैंक यू वेरी मच, वेलकम वेलकम। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट काज एसिड एक्सक्रीशन? अगर मैं डज नॉट काज एसिड एक्सक्रीशन, ओके, ऑप्शन सुन लें। एक क्लोरहाइड्रिया, ओके ठीक है, वो भी ठीक है आपकी बात। स्ट्रेचिंग ऑफ एंट्रम, एंट्रम की जो है स्ट्रेचिंग होना। दूसरी अल्कोहल। तीसरी एसिडिक एंट्रम या पेप्टाइड्स, कौन सी होगी? That is acidity in the antrum, acidity in the antrum does not cause acid secretion। ठीक है, एंट्रम में अगर एसिडिटी है, does not cause the acidity, acid secretion। ठीक है, एसिडिक एंट्रम। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, एक एक हम बहुत एमसीक्यूज आ रहा था, लेटेस्ट भी अभी आया हुआ है। रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन एसिड सिक्रीशन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल होता है एसिडिटी में, अल्सर के अंदर? एनसेड के साथ क्या एसोसिएशन होती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? ओके,
ओके, लेट मी टेल यू पीपल। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन ये होता है कि वो पाइटल सेल्स के जो है ना एसिड सिक्रीशन डिक्रीज करवा देता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। सो इट्स मींस इट इज प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव फॉर द एसिडिक सिक्रीशन के लिए, ठीक है। स्टमक के लिए प्रोटेक्टिव है। क्यों प्रोटेक्टिव है? प्रोस्टाग्लैंडिन पाइटल सेल्स की सिक्रीशन को डिक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। सो अल्सर के केस के अंदर लाइक हमारे पास जो अल्सर बन जाते हैं स्टमक के अंदर ड्यू टू हाई एसिडिटी के अंदर, सो इट इज अ प्रोटेक्टिव, ठीक है, प्रोटेक्टिव फॉर सच कंडीशंस। एनसेड क्या करवाता है? डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन करवा देता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है टू द स्टमक वो डिक्रीज हो जाता है। सो हमारा स्टमक की लाइनिंग इंक्रीज एसिडिटी को एक्सपोज होती हैं, सो दैट्स वाई इट लीड टू अ कंडीशन ऑफ अल्सर्स। सो इसी वजह से हम जो हमारे पास रोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, हमारे पास जो लॉन्ग टर्म जिनको हमने पेन किलर देना होता है, उनको एनसेड्स नहीं दिए जाते, उनको कोक्स टू सिलेक्टिव पेन किलर्स दिए जाते हैं, जैसे मिलोक्सिकैम और सिलिकोक्सिब, वो प्रेफर किए जाते हैं। एम आई क्लियर? बिकॉज दे आर प्रोस्टाग्लैंडिन पे इफेक्ट नहीं होता। एनसेड का क्या होता है? कोक्स वन एंड कोक्स टू दोनों को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई हम जो है ना कोक्स टू सिलेक्टिव, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बच जाते हैं और इस पे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इनका रहता है। एम आई क्लियर? ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ओके फाइन, ग्रेट। NSAID is irreversible or reversible COX-1 COX-2 inhibitor. Irreversible. COX-2 selective inhibitor कौन कौन से हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं? सेलिकोक्सिब एंड मिलोक्सिकम, सेलिकोक्सिब एंड मिलोक्सिकम। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, स्क्रीटिन की बात करते हैं। स्क्रीटिन क्या करवाता है हमें? कहाँ से निकलता है स्क्रीटिन? कहाँ से? यस, दैट इज एस सेल ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। स्क्रीटिन एस सेल ऑफ द ड्यूडेनम। अच्छा, स्क्रीटिंग का काम क्या होता है? व्हाट डज द स्क्रीटन डू? ओके ग्रेट, यस, मोटिलिटी में दोनों की वो स्लो करवा देता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं स्क्रीटन इज स्क्रीटेड बाय इन रिस्पॉन्स टू फैटी एसिड्स, हाई पीएच, लो पीएच? यस, फैटी एसिड। ओके, दोनों में से अगर प्रायोरिटाइज करना हो। ओके, दैट इज इन रिस्पॉन्स टू द फैटी एसिड्स, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द फैटी एसिड ओवर पीएच, ठीक है। फैटी एसिड्स को प्रायोरिटाइज करना है, जैसे हमने वहां पे किया था ना, यहाँ पे मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ HCl वो कौन सा होता है? मोस्ट पोटेंट प्रोटीन, शुक्र, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्रिएटिन, नो डाउट कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन इन द ड्यूडेनम होंगे, हमारे पास जब लो पीएच होगी तब भी उसकी एक्टिविटी स्टिमुलस हो जाता है। बट इन दैट केस द फैटी एसिड इन द ड्यूडेनम, अगर वो वाली ऑप्शंस होगी तो उसको प्रायोरिटाइज करना है। एम आई क्लियर डॉक्टर साहिबा, जिन्होंने कहा था लो पीएच? डॉक्टर साहिबा, ओके ओके। आप इतना स्लो स्लो क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही बोलते हैं कि एनर्जी नहीं है, या आई एम नॉट डिलीवरिंग अ गुड लेक्चर? डॉक्टर साहिबा, अच्छा ऐसे ही बोलते हैं, फिर ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास स्क्रीटिंग क्या करवाएगा? गैस्ट्रिन हाइड्रोजन स्क्रीशन को इंक्रीज करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा? स्क्रीटिन जो इंक्रीज गैस्ट्रिक हाइड्रोजन स्क्रीशन, ठीक है, गैस्ट्रिक हाइड्रोजन स्क्रीशन को कम करवाएगा। यहाँ पे जो फैटी एसिड्स आती है ना, इन पे इधर आ गए हैं, वो कहते हैं भाई अपनी जो है ना स्लो कर दे, एसिडिटी स्लो कर दे, ठीक है, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल हमारा
अल्कली मीडियम होता है या एसिडिक मीडियम होता है यहाँ पे? ड्यूडेनम अल्कली है ना, क्योंकि हाईएस्ट पीएच हमने उसको बताया था कि हाईएस्ट पीएच ड्यूडेनम की होती है। ठीक है, उसके बाद किसकी होती है पीएच? पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की होती है। ठीक है, ओके, फाइन। तो मैंने वो भी बता दिया है, कोलिसिस्टोकिनिन, गैस्ट्रिन और ये सारी चीज़ें हमने कर ली। ठीक है, और सेल्स की भी मैंने आपको बात बता दी है क्या होता है। अच्छा, एक एक एमसीक्यूज आते हैं वेगोटमी के हवाले से, वेगोटमी के हवाले से ये बड़े तंग करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये हमारे पास म्यूकोजा क्या होता है? आई थिंक सो मेरे पास वो डायग्राम नहीं है। ओके, लेट मी सी। वेगोटमी के मैं करता हूँ। वेगोटमी क्यों करते हैं हम? अगर यहाँ पे सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन है, उस सिक्रीशन को बचाने के लिए, गैस्ट्रिक को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ज़्यादा एक्सक्रीशन से हाइड्रोजन की उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए वेगोटमी करते हैं। अब वेगोटमी के आते हैं ट्रंकल वेगोटमी, सिंपल थोरेसिक वेगोटमी के एमसीक्यूज अगर किसी ने पढ़े हैं तो उसके एमसीक्यूज आते हैं। अगर ट्रंकल वेगोटमी ऑफ्टन काजीज या साइड इफेक्ट तो क्या होगा? डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ठीक है, रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अगर ट्रंकल वेगोटमी की बात है, ट्रंकल तुरने से याद रखना है, ट्रंकल वेगोटमी तुरना से। इसका मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बस लर्न एट द एंड आपको याद यही करना है। ठीक है, ट्रंकल वेगोटमी में क्या होता है कि ट्रंकल से याद रखना है तुरना, चलना। ठीक है, देयर इज मोटिलिटी विल बी अफेक्टेड। तो क्या होता है ट्रंकल वेगोटमी के अंदर ऑफ्टन काज साइड इफेक्ट क्या होता है? दैट इज डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ठीक है, काजीज या उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। यहाँ हमारी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो डिलेड हो जाएगी जब ट्रंकल वेगोटमी की बात करेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह हमारे पास पूछे कि ट्रंकल वेगोटमी डन टू, अगर ये पूछे कि साइड इफेक्ट क्या है और उसका काजिज पूछे क्या करवाता है, दैट इज डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अगर पूछे ट्रंकल वेगोटमी डन टू, ये क्या करवाने के लिए डन की जाती है? दैट विल बी डिक्रीज एसिड एक्सक्रीशन। ठीक है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। और वो किस पर्पस के लिए करवाई जाती है? टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन। इसी तरह अगर सिंपल वो पूछे थोरेसिक वेगोटमी मेनली डन टू, उसका भी यही है कि डिक्रीज गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन। ठीक है, अगर सिंपल वो पूछे वेगोटमी इज डन, व्हाट विल बी हैपन? दैट इज डिक्रीज एक्सक्रीशन। ठीक है, डिक्रीज गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन। अगर ये पूछे वेगोटमी अबव एसोफेगस, क्या करवाएगा? अबव एसोफेगस, अगेन लूज ऑफ एसिड एक्सक्रीशन, डिक्रीज एसिड एक्सक्रीशन। ठीक है, एम आई क्लियर? ये क्लियर है पॉइंट सभी को? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? प्लीज लेट मी नो। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? आपको ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही? प्लीज लेट मी नो। ओके, फाइन। मुझे रिपीट तो नहीं करना चाहिए, ये क्लियर है आपको? ट्रंकल वेगोटमी का अगर वो साइड इफेक्ट पूछे, ये वेगस नर्व है ना, अगर ट्रंकल साइड पे अगर वेगोटमी कर दें, व्हाट विल बी द साइड इफेक्ट? डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ठीक है, और ट्रंकल वेगोटमी क्यों की जाती है? टू डिक्रीज स्क्रीशन। ठीक है, थोरेसिक वेगोटमी क्यों की जाती है? टू डिक्रीज गैस्ट्रिक स्क्रीशन। ठीक है, बस ट्रंकल वेगोटमी का साइड इफेक्ट ये होता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ठीक है, बाकी सारी वही हैं, एमसीक्यू जो भी हैं। ओके, फाइन। ये भी हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। अगर मैं ओके, फाइन, फाइन, दिस वन यू कैन सी द इमेज, ये वाली। हमारे पास म्यूकोजा होता है, सब म्यूकोजा होता है, मस्कुलरिस प्रोपिया होता है, सिरोसा और एडवेंटिशिया होता है। इनर से आउटर साइड पे ये लेयर्स होती हैं। म्यूकोजा के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एपिथेलियम होती हैं, लेमिना प्रोपिया होता है, मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है। मस्कुलरिस म्यूकोजा या इनर मस्कुलर लेयर। ठीक है, इसी तरह मस्कुलरिस प्रोपिया या आउटर मस्कुलर लेयर, ये पूछता है हमसे। मिसनर्स प्लेक्सिस क्या होते हैं? या सब म्यूकोजर प्लेक्सिस।
कहाँ पे लोकेशन होती है इनकी? सब म्यूकोजा के अंदर। और ओरबैक्स या मंटेरिक प्लेक्सिस का पूछता है। मंटेरिक फॉर मसल्स, मसल दो मसल के दरमियान में है। इनर सर्कुलर outer longitudinal मसल या मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर प्रेजेंट है, या मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इन बिटवीन इनर सर्कुलर outer longitudinal में काम क्या होता है इसका? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ और बैक और मेंटेरिक प्लेक्सिस? दैट इज मूवमेंट के अंदर, पेरिस्टालसिस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और दूसरा सब म्यूकोजा के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, मिसनर्स, मिसने सब म्यूकोजा के अंदर होते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन द स्क्रीशंस, स्क्रीशन। इसी तरह प्राइमरी पेरिस्टालसिस का एमसीक्यूज आता है, सेकेंडरी पेरिस्टालसिस का आता है। जो हमारी नॉर्मल होती है, हमारे पास जब बोलस आता है, दिस वन फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एसोफेगस है, ठीक है, और ये हमारे पास बोलस है, ठीक है, ये बोलस है। हमारे पास पीछे कंस्ट्रिक्ट हो रही होती है, चीज कंस्ट्रिक्ट हो रही होती है, और आगे डायलेट हो रही होती है, ऐसे, इस तरह, इस तरह चीज होती है। ठीक है, पीछे कंस्ट्रिक्ट हो रही होती है, आगे हो रही होती है विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये होती है प्राइमरी पेरिस्टालसिस, जो कि नीचे आ रही है, प्राइमरी पेरिस्टालसिस। अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग विल हैपन टू द लोअर एसोफेगस बिफोर द बोलस रीच, तो क्या चीज होगी? डायलेशन ऑफ लोअर एसोफेगस ना, बिफोर उसके रीच होने से पहले वो डायलेट कर जाएगा। अच्छा, सेकेंडरी पेरिस्टालसिस क्या होती है? सपोज ये जो एक्टिविटी हो रही है, इस वजह से इसने इसको पुश नहीं किया। जो मेंटेरिक प्लेक्सिस होती है, प्राइमरी पेरिस्टालसिस होती है, वो उसने पुश नहीं किया और ये इधर ही स्टक कर गया। यहाँ पे स्टक करने की वजह से थोड़ा सा डायलेशन होगी, ये स्टक कर गया है, तो इसी साइड पे थोड़ी सी ऐसे डायलेशन हो जाएगी। ठीक है, उसी साइड पे वो जो डायलेशन होती है, उसकी वजह से जो एफरेंट जाते हैं मिड ब्रेन के अंदर वैगस नर्व के थ्रू, फिर इफरेंट आते हैं दोबारा और इसको कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं। ये जो पेरिस्टालसिस होती है, ये सेकेंडरी पेरिस्टालसिस होती है। एम आई क्लियर? तो लोकल डायलेशन ऑफ द एसोफेगस या लोकलाइज एरिया। ये क्लियर है पॉइंट सभी को? एम आई क्लियर? ओके, दिस इज सेकेंडरी पेरिस्टालसिस। अच्छा, हमसे ये पूछा है कि इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास जो ओसिलेटरी मूवमेंट होती है, ऐसे स्लो वेव कंट्रैक्शन जो हो रही होती हैं, स्लो वेव कंट्रैक्शन, वो क्या होती हैं? व्हाट आर दी स्लो वेव कंट्रैक्शंस? स्लो वेव्स जो हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज ओसिलेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ओसिलेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये कहाँ से होता है? ये स्लो वेव कंट्रैक्शन थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, ओसिलेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ये कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल। ठीक है, कजाल, दजाल से, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ दजाल, ओ कजाल, नॉट दजाल, कजाल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल से हमारे पास आती हैं। ठीक है, काजाल, सी ए, काजल वाला, काजाल, काजल, काजल, अच्छा, काजल वाला। ओके फाइन। ये हो गया, प्राइमरी पेरिस्टालसिस होगी, सेकेंडरी होगी। अच्छा, इसके थोड़ा सा मैं करूँ, अगर बात करूँ पेरिस्टालसिस के वाले, स्लो वेव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मसल्स आर, क्या हैं वो? स्लो वेव इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मसल आर, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। टोनिक कंट्रैक्शन, ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, फेजिक कंट्रैक्शन। कौन सी होगी? कौन सी होंगी? Oscillating resting membrane potential. Resting membrane potential is achieved by resting membrane potential is achieved by, yes, great। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, पीछे से पूछ रहा हूँ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज achieved by पोटाशियम इफ्लक्स। ठीक है, यस, पोटाशियम इफ्लक्स। मैंने आपको बताया था मैं पीछे से पूछा करूंगा। एंड अगेन, जस्ट ओनली वन स्टूडेंट गिव मी द आंसर। ठीक है, इट शोज यू आर पीपल नॉट ग्रेस्पिंग माय थिंग्स। पोटाशियम रिफ्लक्स एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, yes, great, sodium potassium pump। ग्रेट डॉक्टर साहिबा, सोडियम पोटेशियम पम्प।
ऐसे नोड का हमारे पास डिपोलराइजेशन कैसे होती है? थैंक यू वेरी मच, दैट इज कैल्शियम इनफ्लक्स। ठीक है, अगर स्लो वेव डिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन पूछे फिर स्लो वेव, हाँ फिर सोडियम सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम इनफ्लक्स। अगर स्लो वेव डिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जो पेस मेकर एक्टिविटी दे रहे हैं, ठीक है, वो जो फेज 4 की हम बात करते हैं स्लो वेव की, ठीक है, अगर वो कंप्लीट डिपोलराइजेशन की बात करें या रैपिड अपस्ट्रो की बात करें तो कैल्शियम इनफ्लक्स। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे नोड की उसकी बात करूं, एट्रियम की डिपोलराइजेशन कैसे होगी? सोडियम इन्फ्लक्स, सोडियम इन्फ्लक्स। और प्लेटो फेज किसकी वजह से होती है? एक एट्रियम वेंट्रिकल की कैल्शियम। यस, कैल्शियम कहाँ पे जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा? कैल्शियम इन्फ्लक्स एंड पोटाशियम इफ्लक्स। ठीक है, पोटाशियम इफ्लक्स वो बाहर जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमने यहाँ से पढ़ ली। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम पे एक्साइटेबिलिटी ऑफ सेल कौन सा करवाता है? हाइपोकलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकलीमिया, कौन सा होगा? यस। अच्छा, वो ग्राफ याद है मेरा जो आपने ड्रा किया था ग्राफ? ओके, अगर मैं इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो फिर कौन सा आयन होगा? यस, सोडियम आयन। ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हमने ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल का पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया, और यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा और एमसीक्यूज इसकी बात कर लेता हूँ। इंटेस्टाइनल बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम क्या हो गए? जो इंटेस्टाइनल की बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम है उनके बारे में क्या है? इट डज नॉट अल्टर इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन इन द सर्कुलेशन। ठीक है, ये जो बेसिक रिदम है इनका, ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस से अल्टर नहीं होते। ठीक है, रिमेंबर दिस, ये हार्मोन जितनी भी सिक्रीशन होती हैं उनकी वजह से ये अल्टर नहीं करता। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, हमारे पास ये जो मोटिलिटी होती है इसमें कौन सा आयन इन्वॉल्व होता है? जैसे हम इधर इन आयन्स की बात कर रहे थे ना, इधर जो मोटिलिटी हो रही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कौन सा आयन इन्वॉल्व होगा? सोडियम, पोटाशियम या कैल्शियम, कौन सा होगा? दैट विल बी द कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम आयन। स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेशन ऑफ स्लो वेव बाय कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से ये जो मोटिलिटी हो रही है इंटेस्टाइनल की, कौन सा आयन इन्वॉल्व होगा? कैल्शियम। ठीक है, एम आई क्लियर? कैल्शियम होगा। अच्छा, ठीक हो गया। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा, अच्छा सपोज एक बंदे की हम बात करते हैं डायरिया की। हमारे पास एक होता है ओस्मोटिक डायरिया, एक होता है स्क्रीटरी डायरिया। व्हाट इज ओस्मोटिक डायरिया, व्हाट इज स्क्रीटरी डायरिया? ओस्मोटिक डायरिया क्या होता है और स्क्रीटरी डायरिया क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? स्क्रीटरी वाइटरी नहीं होता? स्क्रीटरी डायरिया के अंदर, अच्छा यू आर राइट, पार्शली राइट। ठीक है, एक्चुअली सिंपल इज दैट ऑस्मोटिक डायरिया ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो रही, और वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। स्क्रीटरी डायरिया के अंदर है ड्यू टू मेल अब्जॉर्प्शन, हमारे पास फैट्स की या मॉलिक्यूल्स की अब्जॉर्प्शन नहीं हुई सही तरीके से, वो इंटेस्टाइन के अंदर रहे हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर रहने की वजह से उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है टू द फ्रॉम द क्या कहते हैं स्क्रीटरी सेल्स से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीशन करवाएं, और जिसकी वजह से ये स्क्रीटरी डायरिया होता है ड्यू टू मेल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑस्मोटिक इज ड्यू टू मेल री अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, री अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें कि री अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है वाटर की मैक्सिमली,
किडनी में। किसमें? नहीं, मैं किडनी में नहीं, इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। किडनी में तो पीसीडी। नहीं नहीं, नहीं नहीं, जो आपको जवान रखता है ना, जवान रखता है वहां पे सबसे ज्यादा होती है। जे से क्या बनता है? जे जिनम, ठीक है। पानी पियोगे जवान रहोगे आप, ठीक है, जे जिनम। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे ये पूछे कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड की अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? लंबा लंबा कर देना जवान, अगेन, अगेन ज्यूजिनम, ठीक है, लॉन्ग चेन। अगर स्मॉल चेन फैटी एसिड हो वो कोलन होते हैं, ठीक है। कोली, वो कोली कोलन के अंदर, कोलन के अंदर ये कोली है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे एक तो पानी भी ज़्यादा, यहाँ पे कोली के अंदर ऐसे कोलन से पानी मैक्सिमम लूज ऑफ वाटर कहाँ पे होगा? नहीं, कोलन 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 के अंदर होता है, ठीक है, लूज कोली के अंदर। और स्मॉल जो होते हैं फैटी चेंज की ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। कोली से याद करना, उसके अंदर पानी है, लूज हो रहा है उसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे पास कोली है, और हाँ, टीन का डब्बा, टीन का डब्बा दैट इज कोलन, ठीक है। आयरन की ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है, ठीक है, आयरन की ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? दैट इज कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। आयरन एंड कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन कोलन के अंदर होती है। लूज ऑफ वाटर, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, और मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ज्यूजिनम जवान रखता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज्यूजिनम, ठीक है, ज्यूजिनम जो आपको जवान रखते हैं चीज़ें, लंबे लंबे करवा देते हैं, यहाँ से आप याद रखें। ओह सॉरी, दैट इज, मैंने आपको क्या बताया? हाँ, यहाँ पे आयरन और कैल्शियम के, टीन का डब्बा, टीन का डब्बा, सॉरी, टीन का डब्बा दैट इज, इसके अंदर मैंने बता दिया टीन का डब्बा, ठीक है। आयरन, ये टीन का डब्बा है ना, तो इसमें आयरन, आयरन का डब्बा, टीन का डब्बा, आयरन और कैल्शियम, ठीक है। आयरन एंड कैल्शियम यहाँ पे है, टीन के डब्बे से याद रखिएगा, वो मैं इधर मिक्स कर दिया। अच्छा, टीन का डब्बा दैट इज ड्यूडिनम, ठीक है, टीन का डब्बा ड्यूडिनम। और टीन, टीन से आपने देखे आयरन, और यहाँ से कैल्शियम, ठीक है, दैट इज आयरन एंड कैल्शियम फ्रॉम द ड्यूडिनम। और लूज ऑफ वाटर की बात करें, दैट इज कोलन, ठीक है, कोली के अंदर। और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स दैट इज कोलन। और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, ड्यूजिनम। और इसी तरह अगर आपसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बात करें, तो ज्यूजिनम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही बात करूं, जीजीनोस्टमी कर दूं, यूजीनोस्टमी करूं, डायरिया कौन सा होगा? ओस्मोटिक होगा या स्क्लेरोटिक? ओके, ओस्मोटिक डायरिया। क्यों ओस्मोटिक होगा? यस, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इधर ही होनी है ना, तो इधर हो नहीं रही, तो हमारे पास ओस्मोटिक डायरिया होगा। सपोज हमारे पास अगर मैं कर दूं इलियोस्टमी, इलियोस्टमी, फिर कौन सा होगा? अगेन ओस्मोटिक डायरिया, ठीक है। अगर हम जिजनोस्टमी और इलियोस्टमी दोनों कर दें फिर? नहीं, अगर दोनों को प्लस कर दिया तो दोनों डायरिया हो जाएंगे, ठीक है, दोनों, ऑस्मोटिक एंड स्क्रीटरी बोथ, ठीक है, स्क्रीटरी एंड ऑस्मोटिक बोथ। अच्छा, अगर जिजनोस्टमी होता है ना, तो ये इलियम जो है ना कंपनसेट कर देता है, थोड़ा बहुत कंपनसेट करवा देता है, ठीक है। इसी तरह आप रफ़ी में एक एमसीक्यू शायद आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जिसके अंदर उसने वो पार्ट ऑफ पूछा हुआ था कि कौन सा डायसेक्ट किया होगा, ठीक है। एक बंदा है, उसको डायरिया हुआ हुआ है बड़े दिन से, और उसकी कोई इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई हुई है, और वो कौन सी डायसेक्ट की हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से उसको ये हमारे पास ऑस्मोटिक डायरिया हो रहा है। तो वो हम वो इलियम को सेलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ज्यूजिनम की डायसेक्शन की होती, तो वो इलियम कंपनसेट कर देगा। यस, कंपनसेट कर देगा। ये पढ़ा ना अभी आज आपने? यू सी, आई आल्सो पिक्स रफी पॉइंट्स आल्सो, ठीक है। आज यकीन कर लें कि मैं रफी से भी पढ़ाता हूँ। ओके फाइन। अच्छा, ये भी हो गया। ठीक हो गया, ऑस्मोटिक स्क्रीटी का पता चल गया ना अभी, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बात करूं किडनी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती थी?
किडनी में वाटर की प्रोक्सीमा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन में कहाँ पे होती थी? पीसीटी के अंदर। अच्छा, अगर मैं इसी तरह बात करूँ एल्डोस्टेरोन इंटेस्टाइन के अंदर एल्डोस्टेरोन है, तो वो कहाँ पे होगा? अच्छा, एल्डोस्टेरोन के साथ वो एक्टिव अब्जॉर्प्शन होगी कि पैसिव होगी? पहले ये बता दें। हमारे पास ये बताएं कि मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कहाँ पे होता था? मैंने बहुत गंद बचा दिया। मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कहाँ पे होता है हमारा? मैक्सिमम फ्लूइड लॉस इंटेस्टाइन में कहाँ पे होता है? कोलन। थैंक यू वेरी मच। कोलन के अंदर हो रहा है ना? तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि एक्टिव एल्डोस्टेरोन के साथ हमने लूज करना है और एक्टिवली ये बचाना है, एल्डोस्टेरोन आएगा इसको लूज होने से बचाएगा, तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, कोलन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ना हमारा लूज हो रहा है, तो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करना है हमने, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली तो लूज होता है, तो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करना है, तो दैट इज एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में जो अब्जॉर्ब होती है वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो वो कहाँ पे होगी? कोलन के अंदर। अच्छा, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? ये तो सेम ही है ना, वो पैसिव ही हो रही है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव का भी क्लियर हो गया। एक्टिव किसकी प्रेजेंट में? एल्डोस्टेरोन में, और जहाँ पे मैक्सिमम लूज हो रहा है वहां पे वो करता है। ठीक है, और आयरन की टीन के डब्बा में, ठीक है, और डब्बे से ड्यूटेनम, आयरन और कैल्शियम की वहां पे। विटामिन बी 12 की कहाँ पे होती है? बी 12 की, यस दैट इज बाइल साल्ट की कहाँ पे होती है? टर्मिनल इलियम के अंदर ही होती है, टर्मिनल इलियम के अंदर ही। ठीक है। अच्छा, आफ्टर 3 मिनट्स वी विल आई विल सेंड यू अनदर लिंक, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ओके, ये हो गया। अच्छा, सलाइवा के अंदर मैंने बात की, आपको कौन सा एंजाइम इंक्रीज करवाता है सलाइवा? कौन सा? वीआईपी, यस वीआईपी, वेजो इंटेस्टाइनल पोप्टाइड। अगर cranial नर्व की बात करूं तो वो कौन सी होंगी? फेशियल वाली, फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व 7, फेशियल नर्व विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर ग्लोसोफेंजियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व, फेस से याद किया फेशियल नर्व, वो पानी का बुलबुले में वो बच्चे का मैंने फेस दिखाया था ना, यस डॉक्टर कायनात। हम्म। पैसिव एक्टिव थिंग इज विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, पैसिव इज जो ऑटो विदाउट इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन हो रही है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। अच्छा, ये जो सेवंथ नर्व्स है ना, सेवंथ नर्व, ये सलाइवा की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, क्रैनियल नर्व 7, अगर दोनों 7 एंड 9 दोनों इन्वॉल्व होती हैं, द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी द 7 फेशियल नर्व। ठीक है, मैंने आपको वो बुलबुले वाला फेस भी दिखाया था, वो उधर दिखाना भूल गया क्योंकि वो डायग्राम भी भूल गई। ठीक है। अच्छा, ओके, तो अब हम, अच्छा, अगर सर्जिकल रिमूवल ऑफ ड्यूडेनम कर दूं तो वो क्या चीज़ इन्हांस करेगी? ठीक है, क्या चीज़ इन्हांस हो जाएगी? अगर मैं, ये स्टमक है, ठीक है, ये है, और यहाँ पे जो ड्यूडेनम है इसकी रिसेक्शन कर दूं तो क्या चीज़ इन्हांस हो जाएगी? गैस्ट्रिक एम्पटिंग ज़्यादा हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी ना गैस्ट्रिक एम्पटिंग? ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? वो जल्दी से आ जाएगा ना, उसके अंदर स्फिंक्टर का इफेक्ट कम हो जाएगा ना, गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज हो जाएगी जब हम सर्जिकल रिमूवल ऑफ ड्यूडेनम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास गैस्ट्रिक एम्पटी कौन सी इंक्रीज करवाता है, कौन सा हार्मोन होता है? दैट इज गैस्ट्रिक गो 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 वाला। और स्लो कौन सा करवाता है? यस, कोलिसिस्टम। ओके, आप, ओके, अब हम, ओके, ओके, आई थिंक सो दैट्स इनफ। हम अब वो बात करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। लेट्स अप्लाई आवर नॉलेज।
शेयर किसका किसका? हाँ हाँ, स्टैटिक, सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, अभी बताता हूँ। ठीक है। हमारे पास ना स्मेटोस्टेटिन दो तरह के होते हैं। द वन इज पेंक्रियाटिक स्मेटोस्टेटिन और एक होता है गर्ड स्मेटोस्टेटिन। ठीक है, जो पेंक्रियाटिक होती है वो इनहिबिट करती है इंसुलिन और ग्लूकागोन को। एक और चीज़ नहीं मैंने आपको बताई, वो एमसीक्यूज में पूछता है कि अगर सेल की एक सेल का ऑटोक्राइन पैराक्राइन एंडोक्राइन एक्शंस होती है ना, हॉर्मोन्स का। एंडोक्राइन एक्शन ये होता है कि वो ब्लड में रिलीज हुआ है और कहीं और पे जाके लग रहा है। लाइक उसके अंदर कौन सा आ जाता है, दैट इज थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जितने भी हैं। ऑटोक्राइन कौन सा इफेक्ट होता है, दैट इज रिलीज हुआ जिससे रिलीज हुआ जिस सेल से, उसी सेल पे इफेक्ट कर रहा है। पैराक्राइन ये होता है कि वो नियर बाय एरिया पे जाके वो इफेक्ट कर रहा है हार्मोन। और न्यूरोक्राइन ये होता है कि वो कहीं न्यूरल एंडिंग से निकला है, जैसे कि वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन वगैरह हैं, और वो उन्होंने पोस्ट सिंपैथेटिक या उन्होंने नियर बाय स्ट्रक्चर पे, जैसे कि हमारे पास एंड प्लेट्स, मोटर एंड प्लेट्स पे इफेक्ट्स होता है, तो वो वाला न्यूरोक्राइन एक्शन हो जाता है। द पॉइंट हियर इज स्मेटोस्टेटिन के हवाले से मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि इसका इफेक्ट पूछा जाता है कि क्या है, ऑटोक्राइन है, पैराक्राइन है, एंडोक्राइन है, क्या इफेक्ट होगा इसका। दैट इज पैराक्राइन इफेक्ट होता है स्मेटोस्टेटिन का। ठीक है, स्मेटोस्टेटिन का पैराक्राइन इफेक्ट होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सोमैटोस्टेटिन जो हमारे पास पैंक्रियास से निकलता है, उसका हमसे पूछता है कि इंसुलिन पे और ग्लूकागोन पे क्या इफेक्ट होता है। दैट इज इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट कर देता है बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को। अच्छा, अगर हम इंसुलिन सिक्रीशन की इंक्रीज की बात करें, तो स्क्रीटिन वो इंक्रीज करवाएगा या गैस्ट्रिन इनहिबिटेड पेप्टाइड, ये दोनों होते हैं जो कि उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करवाते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी दोनों में से, गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड और स्क्रीटिन, दोनों इंसुलिन को इंक्रीज करवाते हैं। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाटिक सेल हैं, यस, बीटा सेल से आते हैं। ओके। और अगर हमारे पास ये पूछे कि कौन से वाला ज़्यादा इंक्रीज करवाता है, जीआईपी करवाएगा या फिर हमारे पास ग्लूकागोन करवाएगा, स्क्रीटिन करवाएगा, स्क्रीशन इंक्रीज इंसुलिन की, जीआईपी या स्क्रीटिन, दोनों में से कौन सा होगा? Gastric inhibiting peptide will be the first priority to cause increased secretion of insulin over scretin. Scretin भी इंक्रीज करवाता है और जीआईपी भी करवाता है। अच्छा, एक तो उसका इनहिबिट, इंसुलिन का इनहिबिट कौन सा करवाता है, डेट इज स्मेटोस्टेटिन। अच्छा, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट भी एक्ट करता है स्मेटोस्टेटिन या नहीं? ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट होता है स्मेटोस्टेटिन। यस, उसके अगेंस्ट भी होता है। तो कौन सी कंडीशन के अंदर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली हो जाता है, एक्सेसिवली बॉडी जो है हमारे पास बच्चों के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके लिए तो क्या कहते हैं? एक्रोम एक्रोमेगाली बच्चों में होती है, बड़ों में होती है? कि जिजेंटिज्म बच्चों में होती है, बड़ों में होती है? बच्चों में जिजेंटिज्म होती है, बड़ों में ए फॉर अडल्ट और ए फॉर एक्रोमेगाली। ठीक है, और सोमैटोस्टेटिन का ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट इफेक्ट होता है। अच्छा, और इसके बाद एक गट स्मेटोस्टेटिन भी आती है। गट स्मेटोस्टेटिन का क्या काम होता है, वो इनहिबिट करवा देती है गैस्ट्रीन और कोलिसिस्टोकिनिन। ठीक है, इनको इनहिबिट करवाती है अलोंग विद बाइल सार और एसिड प्रोडक्शन। बट गैस्ट्रीन एंड कोलिसिस्टोकिनिन को इनहिबिट करवाती है मेजरली। ओके डॉक्टर साहब, व्हाट वाज योर क्वेश्चन नो? समझ नहीं आई आप क्या पूछ रही हैं? हम्म, हम्म। ओके, आई विल लेट यू नो अगर इन दोनों में से कोई प्रायोरिटी है। ठीक है, बट
एट प्रेजेंट आई डिड नॉट सी एनी प्रायोरिटी अमंग द पोस्ट, कि मैंने कोई एमसीक्यूज मेरे नज़र से नहीं गुजरा। अदरवाइज आप मुझे ग्रुप में ये मैसेज कीजिएगा, आई विल लुक फॉर इट। ओके। सॉरी सॉरी, क्या रिपीट कर दूं? ओके, जस्ट मैं ये ओपन कर लूं, फिर हम वो करते हैं, मैं उधर देख लेता हूँ। ओके, 52। ओके, आई होप सो अब आपको एमसीक्यूज इजी लगेंगे एंड यू पीपल रिस्पॉन्ड। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इनके आंसर क्या होंगे। ओके। ओके फाइन, आई थिंक सो नो एवरीबॉडी इज एडिट। थैंक यू डॉक्टर साहबा फॉर रिमेम्बरिंग मी। ओके, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये वाला कि ड्यूरिंग फ्रेंजियल फेज ऑफ स्वेलिंग व्हाट इज ट्रू, ये मैंने डिस्कस नहीं किया। हमारे पास फ्रेंजियल फेज ऑफ स्वेलिंग के अंदर एक तो पार्शियल एपनिया होता है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं उसके अंदर उसने ये थोड़ी सी चेंज कर दिया था। पार्शियल एपनिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपने, द अडक्शंस ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है। नो डाउट देयर इज अडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड, नो डाउट लेरिंग्स मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी एपनिया। एपनिया फिर गया, यस, एपनिया फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, एपनिया पे। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वोकल कॉर्ड एबडक्शन, वोकल कॉर्ड एबडक्शन। और फिर तीसरी प्रायोरिटी होगी देयर इज लेरिंग्स मूव्स अपवर्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है, लेरिंग्स की आ गई। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है, दैट इज अल्फा, अडक्शन, वोकल कॉर्ड अडक्शन। अच्छा, अगर मैं पूछूं वोकल कॉर्ड अडक्शन कौन से मसल्स करवाते हैं, कौन से होंगे? आर यू पीपल लिसनिंग टू मी? ओके, एडक्शन कौन सी करवाते हैं? पोस्टीरियर क्रिकोरिटनाइड, ठीक है, पोस्टीरियर क्रिकोरिटनाइड हमारे पास एबडक्शन करवाते हैं, ओपनिंग करवाते हैं। और हमारे पास एडक्शन के अंदर, ओके आई विल लेट यू नो, जब हम लेरिंग्स पढ़ेंगे हम उधर पढ़ेंगे। द खैर आपने एबडक्शन का यहाँ पे रखना है कि एबडक्शन, सॉरी, डॉक्टर साहबा क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहबा क्या कह रहे हैं? आई एम, नो नो, उसके अंदर और आते हैं मसल्स आते हैं एडक्शन के अंदर, ठीक है। वो हम जब हेड एंड नेक पढ़ेंगे ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो जो ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं ना वो एबडक्शन का आता है। एबडक्शन कौन से करवाते हैं, दैट इज पोस्टीरियर क्रिकोरिटनाइड, ठीक है, पोस्टीरियर क्रिकोरिटनाइड। और ये एमसीक्यूज ये आता है कि कौन सी पिच में इन्वॉल्व होते हैं जो कि रिलैक्स करवाते हैं, दैट इज जो कि वोकैलिस हो जाते हैं, और थायरॉयड आ जाते हैं, ठीक है, ये वाले होते हैं। खैर मैं इधर वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए आपको, कंफ्यूज होंगे, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो इस वजह से। वो मेरी बुरी आदत है, मैं वो मैं सेशन पढ़ा रहा था ना तो उनको मैं लिंक करवाता होता था। खैर आई शुड नॉट लिंक टू मच, सॉरी। ओके, द फर्स्ट दिस इज प्रायोरिटी, डॉक्टर साहिबा ये प्रायोरिटी है, डिफरेंट बुक्स में उन्होंने डिफरेंट पढ़ के ना सीनियर्स ने ये प्रायोरिटीज दी होती हैं। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट लर्न द प्रायोरिटी, ठीक है। अगर आपको क्लोयर ऑफ एपिग्लोटिस लगता है, मैंने आपको बताया कि ये भी होता है, वोकल कॉर्ड ये भी मूव करता है, तो हम इसको प्रायोरिटाइज ऑन दैट के बुक्स ने ना, जब मैं प्रायोरिटी की बात करता हूँ ना तो उसके दो मतलब होते हैं। एक प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इन सारी चीज़ों में से, ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो बाकी सेकेंडरी चीज़ें। और दूसरा प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि ये एक प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप है, ठीक है। आप आगे कई एमसीक्यूज पढ़ेंगे जिनके तीनों चार चार ऑप्शन होंगे, तो प्रायोरिटी वाइज आपने देखना है कि सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है, ठीक है।
इसी तरह आप ग्रुप के अंदर कल डॉक्टर फराह से भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो मेरे ख्याल से पल्म स्प्लिटिंग का, डीप इंस्पायरेशन का पूछा था उन्होंने, कि स्प्लिटिंग भी होती है और हमारे पास वो वाइट स्प्लिटिंग भी होती है, और जो वो वाला होता है पल्मोनरी वेस्कुलेचर, उसका उसका भी इफेक्ट होता है। तो वो हमने स्प्लिटिंग वाला क्यों नहीं चूज किया? सो अगेन वहां पे लॉजिक ये थी कि पहला प्रोसेस वो वाला होता है, ठीक है, बाद में स्प्लिटिंग होती है। तो इसी तरह प्योरिटी का मतलब यही होता है कि एक प्रोसेस हो रहा है, उसका पहला स्टेप कौन सा है, या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है। सो दैट इज व्हाट मीन बाय प्योरिटी। नो डाउट ये रॉन्ग नहीं है, बट प्योरिटी हेयर इज अगेन यही होगी, पार्शियल एपनिया। अगर आपका रेफरेंस हो बुक के अंदर किसी पे, आप लिखो कि ये फर्स्ट स्टेप है, सर यू आर कॉन्ट्राडिक्टेड चीज है, शेयर द लिंक, शेयर द रिसोर्स, एंड वी विल डिस्कस ऑन इट। ठीक है डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर साहिबा? ओके, वेलकम। अच्छा, ये आ गए, इंक्रीज पैंक्रियाटिक सिलेक्शन एंड कैल्शियम लेवल इज बाय। ओके, बस ये पॉइंट रह गया था, कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज करवाता है कोलिसिस्टोकिनीन विद द हेल्प ऑफ IP3। ठीक है, IP3, ठीक है, IP3 की वजह से ये हमारे पास कोलिसिस्टो कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज करवा देता है। और हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ इंटेस्टाइन होती है, उसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन में आयन पूछ रहा हूँ, जो अभी मैंने बताया था। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, दैट इज कैल्शियम। और ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड बाय। Yes, great. Interstitial cell of Kajal. Slow wave contraction is resting or oscillating resting membrane potential. Dr. Muhammad, are you there? Okay. डॉक्टर मोहम्मद चलेंगे? ओके, फाइन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3। गैस्ट्रिक फंडिंग सिक्रेशन विच ऑफ, गैस्ट्रिक फंडर सिक्रेट विच ऑफ, कौन सी सिक्रेशन करवाएगा? यस, ग्रेट। ठीक है। फाइटर सेल से निकलते हैं, कौन से सेल होते हैं? फाइटर सेल से निकलते हैं। ओके, ये सारा हमने पढ़ लिया अभी। अच्छा, which of the following neurotransmitter decrease contraction of stomach and gallbladder? Decrease, decrease, VIP, great। अगर मैं इंक्रीज करवा दूं, CC के कोलेसिस्टोक्नी, ग्रेट। अगर मैं करवा दूं इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन, इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन, क्या होगा? नहीं नहीं, एक मिनट, इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन में एक प्रायोरिटी कौन सी और देंगे आप? अ, नहीं, गैस्ट्रिन को देंगे, स्क्रीटिन को देंगे, या कोलिसिस्टोकिनीन को देंगे? देखें, वो गैस्ट्रिंग भी करवाता है, कोलिसिस्टीन भी करवाता है, तो प्रायोरिटी क्या होगी? जो कि सिर्फ इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करवाता है, ना कि गैस्ट्रिक की करवाता है। वो कौन सा है? CCK। यू नो दैट इज व्हाट मीन बाय यहाँ पे प्रायोरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन। फिर हमने CCK को देना, क्यों? क्योंकि वो इंटेस्टाइन की करवाता है, गैस्ट्रिक की नहीं करवाता है। गैस्ट्रिक क्या करवाता है? दोनों की इंक्रीज करवाता है। ठीक है डॉक्टर साहबा, जिनको प्रायोरिटी का थोड़ा सा इशू होता है। ओके, ये हो गया। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, कौन सा होगा? CCK, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, सोडियम बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर इज प्रेजेंट इन, बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर कहाँ पे प्रेजेंट हो गए? बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर है टर्मिनल हीलियम के अंदर, हीलियम के अंदर। ओके, ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट इन, ब्रश बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर, डॉक्टर साहब, दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू। आपने मुझे बताना है ब्रश बॉर्डर सेल्स इंटेस्टाइन में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने आप ब्रश बॉर्डर सेल पे आपको एक एंजाइम
बताया था वो कौन सा होता है? एंजाइम बताया था ब्रश को। लैक्टेज, लैक्टेज बताया था, लैक्टेज, ठीक। ओके। अच्छा, अच्छा, ब्रूनर सेल कहाँ पे होते हैं? ड्यूodenum। पेयर पैचेस, सॉरी। ओके, ड्यूodenum, ब्रूनर ग्लैंड्स, ओके। व्हाट अबाउट द पेयर पैचेस कहाँ पे होते हैं? इलियम के अंदर। और इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? आईजीए, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स ऑफ डेफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे ना दो तीन पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अ, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना रिफ्लेक्स, नॉट मास मूवमेंट। आई नो मेनी ऑफ यू विल से सर मास मूवमेंट भी होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट मास मूवमेंट, दैट इज रेक्टो एनल। ठीक है, रेक्टो एनल रिफ्लेक्स। इंपॉर्टेंट इज रेक्टो एनल रिफ्लेक्स, ठीक है। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ रेक्टो एनल रिफ्लेक्स, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएट करवाना है। एक होता है बच्चों के अंदर, पूछता है चाइल्ड के अंदर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स पूछता है। और अगर इसी तरह हमसे पूछे कि बच्चों के अंदर जो रिफ्लेक्स होता है दैट इज गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, और बच्चों के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस का, तो हम दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये गैस्ट्रोकोलिक है और ये हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस का है? ठीक है, गैस्ट्रोकोलिक है या यस, इमीडिएटली अगर हो रहा है, ग्रेट, इमीडिएटली हो रहा है गैस्ट्रोकोलिक। और अगर यस, दैट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। ग्रेट, ग्रेट। ओके, अगर मैं इसी तरह पूछूं कि डेफिकेशन इज कैरिड आउट बाय सैक्रल पैरासिम्पथेटिक, ठीक है, सैक्रल पैरासिम्पथेटिक। अच्छा, डेफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय, दैट इज मास मूवमेंट, ठीक है। डेफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय मास मूवमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट रिफ्लेक्स फॉर डेफिकेशन दैट इज रेक्टोएनल। चाइल्ड के अंदर गैस्ट्रोकोलिक, लैक्टोज इंटॉलरेंस आफ्टर सम आवर्स के बाद ये लैक्टोज इंटॉलरेंस आएगा। अच्छा, हमारे पास इनिशिएशन ऑफ मिक्सचुरेशन इज बाय, मिक्सचुरेशन कैसे होती है? यस, टेक्स्ट रिसेप्टर्स। ग्रेट, डॉक्टर साहब ग्रेट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वॉलंटरी सप्लाई कौन सी होती है मिक्सचुरेशन की? इंटरनल इंटीग्रेशन ऑफ मिक्सचुरेशन, ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ मिक्सचुरेशन एट सैक्रल प्लेक्सिस, ग्रेट, सैक्रल प्लेक्सिस। और स्टिमुलेटरी सिग्नल कहाँ पे होते हैं हायर मोटर से? यस, पॉन से स्टिमुलेटरी। इनहिबिटरी कहाँ से होते हैं? मिड ब्रेन से। और प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो दैट्स हाउ आई फील गुड। जब आप आंसर इस तरह करेंगे, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी आएगा, ठीक है। ग्रेट। अच्छा, excretion of HCl by gastric parietal cells is needed for, अच्छा ये किसके लिए ज़रूरत होता है ये मैंने डिस्कस नहीं किया। एक्चुअली इट इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। इसी तरह एक ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन की एक्टिविटेशन एक्टिविटी होती है, वो एंटेरोकाइनेज की वजह से होती है। ठीक है, अगर ये गैस्ट्रिक एसिड्स हमारे पास एक्टिवेशन का पूछे तो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है इनटू द पेप्सिन, और पेप्सिन किसकी डिग्रेडेशन करवाता है? प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर आ जाता है। इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है बाय द गैस्ट्रिक एचसीएल, एचसीएल secreted बाय द parietal cells। और इसी तरह हमारे पास ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, दैट इज कन्वर्टेड बाय एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एंजाइम इन सलाइवा, अच्छा, अच्छा, एंटेरोकाइनेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ड्यूडिनम और ज्यूजिनम के जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं ना, ड्यूडिनम और
ज्यूजिनम के जो ब्रश बर्डर सेल्स होते हैं, उनके ऊपर ये प्रेजेंट होता है एंटेरोकाइनेज, ठीक है, जिसको एंटेरोपेप्टिडेज भी कहते हैं। ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ओके। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं कोई इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, न्यूरो एंडोक्राइन कौन से होते हैं? एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। ओके। एंजाइम्स इन सलाइवा दैट प्रिवेंट आयरन यूटिलाइजेशन बाय बैक्टीरिया, लत्ता मारनी है उसको, कौन सा होगा? लैक्टोफेरिन। लैक्टोपेरोक्सिडेज कब होगा? ये वाला। हाँ, बैक्टीरिया को किल करेगा बाय द हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, बाय द H2O2। अच्छा, ओरल ग्लूकोज लोड विल इंक्रीज विच हार्मोन? ओरल ग्लूकोज लोड विल इंक्रीज विच हार्मोन? अच्छा, कौन सा इंक्रीज करवाएगा? मैंने आपको दो बताए थे, जीआईपी और स्क्रीटिन, दोनों इंसुलिन को इंक्रीज करवाते हैं ना। तो प्रायोरिटी क्या बताई थी? और ग्लूकोज लोड के अंदर इंसुलिन ही इंक्रीज होगी ना, इंसुलिन ही बाहर ज्यादा निकलेगी बाय द बीटा सेल्स टू डिक्रीज द ओरल ग्लूकोज लोड। अच्छा, अगर पेशेंट हमारे पास उसकी सर्जरी हुई है इंटेस्टाइन की, और हम उसको ओरली कुछ चीज़ दे नहीं सकते, पारेंटल टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन पे है पेशेंट्स, तो उसमें क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास कंडीशन होगी जिसके अंदर टीपी एंड टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, कौन कौन सी कंडीशन होगी? अनकंट्रोल्ड डायबेटर मेलाइटस, अनकंट्रोल अनकंट्रोल डीएम, ठीक है, विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रायोरिटी आएगी लीवर डिजीज, ठीक है, लीवर डिजीज आएगी, एलडी लीवर डिजीज, और फिर तीसरी प्रायोरिटी पे डायबिटिस मेलाइटस, ठीक है। नोट द वर्ड अनकंट्रोल एंड डायबिटिस मेलाइटस, अगर अकेला डायबिटिस मेलाइटस हो तो लीवर डिजीज को आपने प्रेफर करना है, ठीक है। ओके। अनकंट्रोल्ड डायबिटिस मेलिटस इज द सेम कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, सेम ही है, उसी को रिलेट कर रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अनकंट्रोल्ड डायबिटिस मेलिटस सेम चीज़ है, ठीक है। हम्म। यस, यस, यू आर राइट, मैं यही कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी वाइज के अंदर हमारे पास अनकंट्रोल्ड डायबिटिस मेलिटस और हाइपरग्लाइसीमिया सेम है, ठीक है, दैट इज सेम, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ओके फाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक सलाइवा एज कम्पेयर टू प्लाज्मा? सलाइवा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? यस, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक होता है। और हमारे पास पैंक्रियाटिक सिलेशन क्या होता है? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। और सलाइवा के अंदर क्या ज्यादा होता है? बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम। और कम क्या होता है इसके अंदर? NaCl, NaCl। अगर फ्लोराइड ज्यादा हो तो क्या कंपोजिशन होगी मेजरली? सोडियम क्लोराइड ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर पोटेशियम कम होगा, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। स्लो वाला आई होप सो आपको आता होगा। Patient is suspected of pancreatitis with pain in the epigastrium. Historical exam of pancreas shows the cell which are not normally present in the pancreas. अच्छा, कौन से होंगे ये मैंने डिस्कस किया, कौन से नहीं होंगे, कौन से नहीं होंगे? ग्रेट, सीरियस होंगे, सीरियस होंगे, सीरियस होंगे, मैंने बताया था कि सीरियस होंगे। यस, सीरप प्रेजेंट होंगे, दैट इज म्यूकस है। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसमें हम कह लें कि कहीं अगर पैंक्रियाटिक सेल्स हमारे पास गाल ब्लैडर के अंदर पाए जा रहे हैं, पैंक्रियाटिक सेल गाल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? कोरियोस्टोमा। कहीं के सेल कहीं और पे पाए जाएं तो उसको कोरियोस्टोमा कहते हैं। अगर हमारे पास ये स्टमक है, ठीक है, और यहाँ पे ये एसोफेगस है ऊपर, अगर ये वाली एपिथेलियम हमारे पास,
ये जो एपिथेलियम है ये स्टमक वाली हो जाए एसोफेगस की, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? बेरिस एसोफेगस, तो कंडीशन क्या होगी? मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया होगा। ठीक है। अगर इसी तरह सपोज ये जो एपिथेलियम है एम्ब्रियोलॉजिकली ये चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है एम्ब्रियोलॉजिकल, फिर कंडीशन क्या होगी? एम्ब्रियोलॉजिकली ही डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। एप्लेजिया, एप्लेजिया, ठीक है। एप्लेजिया, लॉस ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है? एनाप्लेजिया, ठीक है। एनाप्लेजिया, वो एनाप्लेजिया होते हैं। एप्लेजिया एम्ब्रियोलॉजिकली ही डिफरेंशिएट ना हो, लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अगर लॉस हो, तो वो होता है एनाप्लेजिया। ओके फाउंड। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि लोकलाइज एपिथेलियम किसी और में चेंज हो जाए, वो होती है मेटाप्लेजिया। ठीक है। अच्छा, और किसी एक जगह के सेल कहीं और जगह पाए उसे कहते हैं कोरियोस्टोमा। एम आई क्लियर? और इसी तरह अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, प्लियोमोर्फिक सेल हमें पाए जाएं एबनॉर्मल शेप एंड साइज के, तो उनको क्या कहेंगे? उन सेल्स को क्या कहेंगे? कंडीशन को क्या कहेंगे? डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया। प्लियोमोर्फिक सेल जो होते हैं एबनॉर्मल साइज एंड शेप के, ठीक है, प्लियोमोर्फिक सेल, दैट इज डिस्प्लेजिया, प्री कैंसर कंडीशन। और इसी तरह सर्विस के कैंसर के अंदर भी एक सेल्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? डिस्प्लास्टिक सेल, काइलोसाइट्स, काइलोसाइट्स। ओके फाइन। थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे जाऊँ, आप चुप कर जाते हैं। वाइल ईटिंग ड्राई फ्रूट saliva बिकम्स, क्या होगा ड्राई फ्रूट्स के अंदर? सीरस होगा, ठीक है, सीरस होगा। ग्रेट। अच्छा, टोटल पार्ट न्यूट्रिशन कंट्राइंडिकेशन क्या होगी टीपीएन की? यस, यहाँ पे अनकंट्रोल नहीं आया हुआ, ठीक हो गया। अगर हाइपरग्लाइसीमिया भी आता है तो उसको प्रेफर कर देना है। डिक्रीज एसिड इन स्टमक वॉल रिजल्ट्स इन। यस, ग्रेट। एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। ओके, these MCQs becoming easy for you people or not? Are you enjoying doing MCQs? Okay, great. Okay. The unconjugated bilirubin is transporting in the blood in अच्छा, ये मैंने बात नहीं किया। हमारे पास जो फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल आरबीसी है हमारे पास। ये डिवाइड किए हैं, इसकी ब्रेकडाउन हुई है, हमारे पास हीमोग्लोबिन निकल गया, एचबी, एचबी निकल गया, ठीक है, एचबी निकल गया। अच्छा, ये डिवाइड करता है आगे हीम कंपोनेंट में, हीम कंपोनेंट होता है, और एक हमारे पास ग्लोबुलिन कंपोनेंट होता है, ग्लोबुलिन जो कि हीमोग्लोबिन करता है। अब ये डिवाइड करता है बिलीवर्डिन के अंदर, ठीक है, बिलीवर्डिन फिर आगे कन्वर्ट हो जाती है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। अब ये जो बिलीरुबिन होती है ना, इट इज आल्सो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और इसका दूसरा नेम क्या होता है? डायरेक्ट बिलीरुबिन या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन इसको कहते हैं। जब ग्लूकोरोनिक एसिड लिवर में जाने के बाद जब ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेशन हो जाती है, तो इसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। आफ्टर कंजुगेशन जो इस तरह ब्रेक डाउन होने के बाद निकलती है, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या, द अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाय द एल्बुमिन के साथ बाइंड करने से। एल्बुमिन कहाँ से बनता है? एल्बुमिन कहाँ से बनता है? लीवर से, लीवर से। और इसकी बाइंडिंग हमारे पास होके फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। एम आई क्लियर? ये क्लियर है? थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 17 हमारे पास ये डिस्कस नहीं है। आफ्टर पेटेक्टमी लीवर रीजनरेट हाउ मेनी डेज, हमारे पास कितने दिन बाद? दैट इज नॉर्मली हमारे पास होता है 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज नॉर्मली होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 10 होगी, लीवर की रीजनरेशन। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, एक मुझे निमोनिक्स, खैर एक आता है
गाना सुना था ना आपने, 10 बहाने करके ले गया दिल। ठीक है, 10 बहाने करके ले गया दिल। तो वो उसने 10 बहाने करके इसका लीवर काट लिया था। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेम्बर द 10 डेज। ठीक है, 10 बहाने करके ले गया लीवर। ठीक है, दैट इज हाउ द लीवर रीजनरेट। ठीक है, 7 to 10। अच्छा, इंटेस्टाइन की रीजनरेशन कितने दिन में होती है? इंटेस्टाइन की, डॉक्टर बख्तावर, यू वांट टू से समथिंग? यस। ओके, 3 to 7 डेज, 3 to 7 डेज, ठीक है। 3 to 7 डेज, ओके ग्रेट। दूसरी बात है, इंक्रीजिंग फैक्टर्स क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चों वाला है। यस, फंडस ऑफ द स्टमक। प्लीज, बाकियों को समझ नहीं आ रही, बोल नहीं रहे, बाकी थक गए। आ रही है समझ? ओके, यही 3 4 लोग बोल रहे हैं, बाकी क्यों चुप हैं? आर दे आर नॉट इंटरेस्टेड, या क्या इशू है? ओके, खैर, ठीक हो गया। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी? कौन सा होगा? हाँ, आप बताओ। किधर गया? वो ऑप्शन में नहीं है, हाँ। ये आ गया, सीसी के। वाह, बड़ी बात है, बगैर देखे बता दिया, दैट इज ग्रेट। ठीक है, कहीं बुक तो नहीं खोली हुई आप लोगों ने? मैं मैं ऐसे ही इधर। अच्छा, अच्छा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे था आप भूल ही ना जाए ना। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, मैं क्या, आप बुक खोल के मुझे की बताते जाएं और इधर मैं खुश होता जाऊं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ड्यूडेनम विल इनहांस, क्या होगा? यस, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक हो गया। सोडियम इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द जीआईटी? ओके। हाँ, ठीक हो गया। दैट इज सोडियम, जो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है अलोंग विद, बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। अगर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करें, फिर वो भी गए हुए हैं, कोलन, ठीक है। मैंने एल्डोस्टेरोन आपको बिचौला बताया था ना, ये बिचौला है, उनका शादी करवाई हुई है, सो NaCl की वाटर के साथ है। हाइपर एल्डोस्टेरोन विद इंक्रीज रीनल लेवल, कंडीशन कौन सी होगी? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म विद इंक्रीज रीनल लेवल, कौन सी? डॉक्टर साहबा, देखें आप लोग है ना, फिर कौन, आपके कौन से ना कान पकड़ने वाले हैं। दैट इज नॉट कौन। मैंने बताया था कि कॉन्स में रेनन इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। कॉन्स के अंदर क्या होता है? देयर इज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, नो डाउट, बिकॉज ऑफ एड्रीनल हाइपर। ये ब्लंडर नहीं है, ये ब्लंडर नहीं है, ये मैं कहूँ, ये आपकी नालायकी है, मैंने ये डिस्कस किया था। ठीक है, ब्लंडर वो होता है जिसके अंदर लाइक लॉजिक भी बंदा दे सके सर। ठीक है, ये आपने याद ही नहीं किया, ये मैंने डिस्कस किया था। फॉर मी द ब्लंडर इज द थिंग कि एक बंदे को 10 चीजें आ रही हैं, उसने वो क्वेश्चन पहले मैंने पूछा था उसको आता था, अब जाके उसने गलत कर दिया, दैट इज ब्लंडर। ठीक है, अगर ये आप कहेंगे मैंने कोई चीज आपको बताई है, वो आप भूल गए हो, अगले दिन मैंने पूछी वो भूल गए, वो ब्लंडर थोड़ी हुआ। वो तो फिर आपकी नालायकी हुई, आपने याद ही नहीं किया उसको। ओके, सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, सेकेंडरी जो ड्यू टू एक्सकीमिया की वजह से होते हैं ना, उसमें आर्टरी जो है स्टीनोज होगी जिसकी वजह से मैक्यूला डेंसा होगी, डिक्रीज ब्लड फ्लाई जाएगी, और फिर हमारे पास इंक्रीज रेनल रिलीज होगा। रेनल कहाँ से रिलीज होता है? ये जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स। इनहिबिटर ऑफ रेनल रिलीज कौन सा होता है? इनहिबिटर ऑफ रेनल को नहीं, रेनन को कौन इनहिबिट करता है? नो, अल्कोहल तो एंटी डायरेटिक हार्मोन को करता है, एडीएच को करता है वो। अच्छा, एडीएच,
एडीएच, रेनन, और एक और था हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन। इनके इनहिबिटर मुझे कोई बता दे उसको, मेरी तरफ से चॉकलेट। एंड आई एम श्योर आई विल पे यू, जैज़ कैश करूँगा मैं आपको। इसका तो अल्कोहल बता दिया। थियोफाइलिन, ग्रेट। आधी नहीं मैं देनी, मैं पूरी देनी है या तो नहीं देनी। ठीक है, थियोफाइलिन। रेनन रह गया। रेनन में क्या होगा? हाँ ठीक है, ठीक है, बस यही इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। डैड रेनन होता है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन हमारे पास टू, एंजियोटेंसिन टू। ठीक है, ओके। एंजियोटेंसिन टू। अच्छा, इसकी दो प्रायोरिटी होती है, एंजियोटेंसिन टू होता है और एक और होता था। ठीक है, आई थिंक सो। जस्ट लाइक, अगर शायद मुझे मिल जाए। हाँ इसीलिए। नहीं मुझे याद है, फर्स्ट वन तो याद है ना, प्रायोरिटी वाला मुझे एक वो है एंजियोटेंसिन टू, वो भी। हम नहीं मिली, चलो मैं दिमाग पे जोर डालता हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे याद आ जाएगा, मैं नहीं देखता, ठीक है। मुझे याद आ जाएगा थोड़ी देर बाद, फिर मुझे आपने देनी है चॉकलेट, ठीक है। ठीक है, एग्री है इस पे। चलें, खैर एंजियोटेंसिन टू है रेनस को जो इनहिबिट कर रहा है। अच्छा, बाद में मैं आपको इसको देख के ग्रुप के अंदर बता दूंगा फिर भी। अच्छा, रिगार्डिंग एंटो एंटेरोकाइनेज टू इज क्या है? व्हाट इज टू? यस, दैट इज अल्फा, ग्रेट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिलीज बाय। यस, पेटा सेल्स ऑफ द फंडस। ठीक हो गया। ओके, here the priority is arterial natriuretic peptide, ठीक है, ANP, atrial natriuretic peptide। ठीक है, ANP should be the first priority, then angiotensin 2। ठीक है, ANP, angiotensin 2, ये उसकी होती है प्रायोरिटी। ठीक है, डॉक्टर साहब चॉकलेट में रेडी कर दें फिर आप। ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं मैं कॉफ़ी पीता हूँ, चॉकलेट नहीं। है, ये ANP, ये हो गया। एएनपी क्या होता है? नेट्री यूरिसिस करवाता है ना, सोडियम की एक्सक्रीशन फ्रॉम द यूरिन के अंदर, सोडियम की एक्सक्रीशन फ्रॉम द यूरिन। ठीक है। और अगर हमारे पास नेट अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की बात करें तो फिर क्या होगा? एल्डोस्टिरोन प्लस एएनपी। ठीक है, ये ऑप्शन को प्रेफर कीजिएगा, एल्डोस्टिरोन प्लस एएनपी, क्योंकि एल्डोस्टिरोन रिअब्जॉर्ब करवाता है, एएनपी जो है एक्सक्रीशन करवाता है फ्रॉम द बॉडी, अगर नेट अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की बात करें। एम आई क्लियर? ये क्लियर है सभी को? रेनिन को कौन इनहिबिट करता है? एरिथ्रोपोइटिन को कौन इनहिबिट करवाता है? और एनजीओ एडीएच को कौन करवाता है? और हमारे पास जो थर्स्ट को होती है वो कौन डिक्रीज करवाता है? डिक्रीज। बैरो रिसेप्टर इफरेंट, बैरो रिसेप्टर इफरेंट, ग्रेट। बैरो रिसेप्टर इफरेंट, ठीक है। जो गैस्ट्रिक डिसेंशन है वो तो वो भी करवाती हैं, बट आई वाज फर्स्ट आस्क ये करना चाह रहा था बैरो रिसेप्टर इफरेंट, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, गैस्ट्रिक डिसेंशन में भी डिक्रीज हो जाते हैं, नो डाउट। अच्छा, नेक्स्ट 24, पैंक्रियाटिक सेक्रेशन डू नॉट प्रोड्यूस विच एंजाइम? कौन सा एंजाइम नहीं होगा? ट्यूलब से, मैंने याद किया, सी ट्यूलिप। सी ट्यूलिप की बात की थी हमने, ये यू वाला हमने वैसे ट्यूलिप। अच्छा, लिखने तो दो मुझे। ट्यूलिप, ए पी, ये वाला सी ट्यूलिप। ठीक है। तो कौन सा होगा? अमाइनो पेप्टिडेज है, कहाँ पे है अमाइनो पेप्टिडेज? अच्छा, वो डॉक्टर साहब ये तो ऑप्शन। हाँ तो नहीं, मैंने कहा ये ऑप्शन तो नजर ही नहीं आ रही थी, आपने कैसे बता दी? अ, अ, एम ही नजर आ रहा था, आप चीटिंग कर रही हैं, देखें। अमाइनो पेप्टिडेज है कहाँ पे? अच्छा, वो ई है, ठीक है। यस, ई ऑप्शन। अच्छा,
अब आया ना ये ऑप्शन। ठीक है। और अच्छा चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे, अच्छा कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, ये वाला होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। डॉक्टर नूर, डॉक्टर नूर। जी जी, कार्बोक्सी, ये वाला आप देखिएगा पेंक्रियाटिक सिक्रीशन में, डू असाइनमेंट, ठीक है फॉर मी। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज को देखिएगा, इज दैट प्रेजेंट। ओके, ये वाला देखिएगा, बाकी तो ठीक है हमने कर लिए। इलास्टेज, ओके फाइन। इलास्टिन को भी ऐड कर लीजिएगा। सी ट्यूलिप और लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, और हमारे पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और ई इलास्टेज। ठीक है, बट कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज अ डाउटफुल थिंग। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग? यस, हाँ, फॉर इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, यस ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, प्रोटीन्स, यस। लीवर इज द ओनली ऑर्गन इन्वॉल्व इन, ये किसी ने बड़ी स्लो सी आवाज में पहली दफा बोला है प्रोटीन, ये कौन है? अभी किसी ने बोला है प्रोटीन, ये कौन थे? ओके खैर, डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बख्तावर, डॉक्टर बख्तावर आप बोल लें, ज़्यादा से ज़्यादा बोल लें। थैंक यू फॉर बोलने के लिए। लीवर इज ओनली ऑर्गन इन्वॉल्व इन द सेंसेस ऑफ, कौन सी चीज़ सिर्फ लीवर के अंदर सेंसेस होती है? ओके, दैट इज अ लाइक यूरिया फॉर्मेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ विच अकर इन द लीवर, अमोनिया, detoxification of ammonia, and it is involved in the formation of urea, in the formation of urea, excretion of urea from the, किस organ से? Kidney, kidney, absorption of bicarbonate, sorry, yes, detoxification of अल्कोहल भी होती है। अच्छा, उसके दो आते हैं, टॉक्सिक डोज में कौन सी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, नॉर्मल डोज में कौन सा करवाता है? टॉक्सिक, सॉरी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक ग्रेड टॉक्सिक डोज के अंदर, और नॉर्मल डोज के अंदर कौन से? हाँ, लिवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो टॉक्सिक डोज के अंदर वो करवा देते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल डोज होती है अल्कोहल की, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन कौन करवाएगा? ऑर्गन, ऑर्गेनल, परोक्सीजोम्स, यस परोक्सीजोम्स। ठीक है, परोक्सीजोम्स। ओके, ओके, प्लीज चेक इट, अगर कोई एरर हो प्लीज लेट अस नो इन द ग्रुप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये ठीक है, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, टॉक्सिक डोज के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन पूछे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉर्मल डोज का पूछे परोक्सीजोम्स। ओके, परोक्सीजोम कहाँ से निकलते हैं? पॉपिंग आउट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, पॉपिंग आउट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पॉपिंग आउट से परोक्सीजोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। और एक इसी तरह लाइजोसोम्स का पूछता है, लाइजोसोम कहाँ से आते हैं? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस से लाइजोसोम से निकलते हैं। खैर, हाईएस्ट अल्कली पीएच इज प्रेजेंट इन, अगर हमारे पास और ऑप्शन हो वो कौन सी होगी? ड्यूटीनम, ड्यूटीनम फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। ग्रेट। अच्छा, गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पाइलोरिक एंट्रम, ग्रेट। हमने वहाँ पे जी सेल पढ़े थे ना, मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी उसकी। अच्छा, स्क्रेटिन प्रोड्यूस बाय एस सेल। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें। सब्सटेंस विच रिलैक्सेस, ओके, वी शुड बी क्विक नो। सब्सटेंस विच रिलैक्सेस द मसल इन द लोअर एसोफेगस स्टमक गॉल ब्लैडर, कौन सा होगा? वी आई पी, वी आई पी, वी आई पी। सिलेवरी ग्लैंड secretion increased by,
VIP. Decrease in gastric secretion by gastric secretion is by yes, great. अच्छा, रोल ऑफ somatostatin pancreatic पिछला क्या होगा? डिक्रीज क्रिएशन, ठीक है। अंडरस्टूड है कि उस क्रिएशन डिक्रीज करवाए। ये कौन सा स्मेटोस्टेटिन हुआ, पेंक्रियाटिक या गट? पेंक्रियाटिक। और हमारे पास दो कौन कौन से तरह के होते थे स्मेटोस्टेटिन, पेंक्रियाटिक और गट। और जो पेंक्रियाटिक की फिशला में एक्ट कर रहा है वो कौन सा है? हाँ जी, इंसुलिन, ग्लूकागोन, दोनों हो सकते हैं ना। दोनों हो सकते हैं पेंक्रियाटिक के अंदर वो। डेट विल बी द पेंक्रियाटिक स्मेटोस्टेटिन, जो कि उसका पैराक्राइन इफेक्ट होगा। अगर गट का होता तो फिर उसका पैराक्राइन इफेक्ट ही नहीं होना था, वो फिर दूर जाके एक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्मेटोस्टेटिन का पैराक्राइन इफेक्ट होता है, जो कि इसका इंसुलिन और ग्लूकागोन को इनहिबिट करता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा। ठीक है, पैराक्राइन इफेक्ट क्या होता है? पैराक्राइन इफेक्ट क्या होता है? यस, जो करीब वाले सेल पे। अच्छा, आपकी वॉइस से ना मुझे अपनी मैट्रिक की एक डॉक्टर मेरी टीचर याद आ गई। शी वाज सो काइंड एंड सो स्लोली बोलती थी बहुत ज़्यादा। खैर, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन इज क्या होगा? अच्छा, मैं थोड़ा सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की बात कर दूं जल्दी जल्दी से। जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है ना, और एक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। सिम्पैथेटिक में एक एमसीक्यू पूछता है कि हमारे पास क्रिशन इजैकुलेशन फीमेल की मेल की, दैट इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और जो इरेक्शन होती है मेल की, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, इसी तरह आई का पूछता है कि डायलेशन मिड्रेसिस इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी और मेयोसिस इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। जीआईटी में जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज मोटिलिटी, डिक्रीज पेरिस्टालसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फिंक्टर, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और हमारे पास इंक्रीज मोटिलिटी और रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है। इसी तरह लंग्स में पूछे तो हमारे पास ब्रोंको डायलेशन इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी अलोंग विद डायलेशन ऑफ प्यूपल, ठीक है, मिड। और इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ओके। और हार्ट रेट में सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करवा देती है, पीआर इंटरवल डिक्रीज हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक में पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाता है और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स के लिटिल बिट मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन इज क्या होगा? यस, रिलैक्स जीआई स्फिंक्टर। ओके। सॉरी सॉरी। यस, रिलैक्स जीआई स्फिंक्टर। ये स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन इज पोस्ट, ये सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है, सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक है, या पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक है? कौन सी होती है स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन? मैंने अभी बताया आपको, एक्सेप्शन बताई थी। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। ठीक है, नॉर्मली सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक होते हैं नॉर्मल केसेस में। दो एक्सेप्शन मैंने आपको बताई थी, एक स्वेट ग्लैंड, इक्राइन स्वेट ग्लैंड, और दूसरी क्या थी? स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स। ये भूल गए हैं कि समझ नहीं आई थी आप लोगों को? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, चलो। कंट्रैक्शन इन स्मूथ मसल इज ड्यू टू, ये इट स्मूथ मसल क्यों होगी? अच्छा, ये मुझे ये समझ नहीं आ रही है, आप लोगों को ऑप्शन तो मैं दिखाता नहीं, पहले क्यों बोल देते हैं वो? या तो आप। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, ठीक ठीक है, फिर ठीक है। सही है, सही है, फिर ठीक है। एंजाइटी थ्री लेयर्स ऑफ मसल्स ऑन हिस्टोलॉजी क्या होगा?
स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक ना, स्टमक होगा। फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन क्या है? यस, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं, ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। गैस्ट्रिक पाइलोरस कंसिस्ट ऑफ, म्यूकस। ठीक है, हमने देखे थे ना वहां पे, मैंने म्यूकस सेल आपको दिखाए थे। अच्छा, saliva prevent iron utilization by microbes by a lactobacillus. Slow wave in the small intestine smooth muscle are, yes, oscillating resting membrane potential or produced by interstitial cell. Okay, Jal, great. Uh, duodenum acidification will lead to, duodenum acidification. Yes, great. Uh, which pancreatic enzyme cause fat digestion? कार्बोहाइड्रेट की इंटेस्टाइन में कौन करवाता है? इंटेस्टाइन के अंदर जो मैंने आपके ब्रश बॉर्डर सेल के ऊपर भी बताए थे, वो कौन से होते हैं? ओके, ये मिक्स ना करें। ओके, एक्टिविटी विच पुश द फूड फॉरवर्ड इन द एसोफेगस। ओके, पेरिस। ओके, यू पीपल आर गिविंग मी, आई एम हैप्पी। सो मैं आपको एक और कंसेप्चुअल चीज बताता हूँ, ठीक है? डिस्फेजिया का बताता हूँ मैं, डिफरेंशियल ऑफ डिस्फेजिया। इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, डिस्फेजिया। ठीक है, बाकी मैंने मोस्टली डिस्कस किए हुए हैं। अगर इन केस में ना करवा पाऊँ, एक दफ़ा आप रीड कर लें, देखें जैसे आप अभी खुद ही कर रहे हैं ना, मैंने डिस्कस किए हैं, तो लाजमी रीड किया करेंगे आफ्टर माई लेक्चर। ठीक है, डिस्फेजिया, डिफरेंशियल। एक एमसीक्यू सीवीएस से आता है, सीवीएस से आता है एक, ठीक है, सीवीएस से एक आता है हमारे पास। अ, दो एमसीक्यूज आते हैं एसोफेगस के अंदर। एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एसोफेगस से बनते हैं हमारे पास दो। एक हमारे पास सिंड्रोम में आ जाता है, और एक हमारे पास आ जाता है न्यूरोमस्कुलर वाला, न्यूरोमस्कुलर वाला। और एक हमारे पास सिस्टेमिक डिजीज़ के अंदर आ जाता है, सिस्टेमिक डिजीज़ के अंदर। सीवीएस में डिस्फेजिया क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट को हमने, वो कहता है कि डिस्फेजिया हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, एंडोस्कोपी की है, कोई स्ट्रक्चर पैथोलॉजी नहीं है, कोई न्यूरो मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक, ठीक है, बट द पेशेंट इज लेफ्ट, जो उसका वेंट्रिकल है, वो जो हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हार्ट फेलियर। यस, लेफ्ट एट्रियम, ग्रेट डॉक्टर सुबात। थोड़ी सी कहानी भी नहीं डालने दी आपने मुझे। खैर, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। यस, लेफ्ट एट्रियम क्या, अगर कौन सी डिजीज होगी जिसकी वजह से ये डिस्पेजिया करवाएगा? माइट्रल स्टीनोसिस ना, माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर हो सकती है। यस, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी होगी, माइट्रल स्टीनोसिस होगी, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी होगी, विच विल, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी की वजह से देयर विल बी कंप्रेशन ऑफ द एसोफेगस, एसोफेगस की कंप्रेशन होगी, क्योंकि डायरेक्ट टच में होता है ना, बेस जो होता है ना हमारे पास, हार्ट की बेस। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है ना, इसके जो पीछे बेस होती है ना, बेस वो लेफ्ट एट्रियम बनाता है, जो कि डायरेक्ट इन टच होती है एसोफेगस के साथ, ये एसोफेगस के साथ, तो ये इन्फ्लेम करता है और इसको कंप्रेस कर देता है। सो दैट्स वाई लेफ्ट एट्रियम की इन्लार्जमेंट की वजह से डिस्फेजिया होता है सीवीएस के केस में। दूसरी चीज़, हम एसोफेजियस की बात करते हैं, सिंड्रोम की बात करते हैं। कौन सा सिंड्रोम होगा जिसके अंदर हमारे पास डिस्फेजिया आता है? प्लमर विंसन सिंड्रोम, प्लमर विंसन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या, इसकी ट्रिपल चीज़ क्या होती है? डाई आता है ना इसके अंदर, डाई, डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड ई से एसोफेजियल वेव। सो
चिलोसिस वगैरह, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लैब्स के अंदर उसके हमारे पास एमसीवी कम होगी उसकी, ठीक है? और दूसरी फाइंडिंग क्या होगी, एंडोस्कोपी पे हमें एसोफेजियल वेब्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है? और उसके बाद उसकी डिस्फेजिया की हिस्ट्री होगी उसके साथ, ठीक है? सो दैट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड प्लमर विंसन सिंड्रोम। दूसरी हमारे पास ये आ गया कि हमने न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन की वजह से, ठीक है? उसके अंदर क्या आ सकती है, एक्लेजिया आ सकता है। एक्लेजिया, एक्लेजिया के अंदर क्या होता है, देयर इज, यस, वो जो हमारे पास जो इनहिबिटरी सेल्स होते हैं ना, जिनके अंदर वीआईपी होता है, वीआईपी सिक्रिएट करवाते हैं जो, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि रिलैक्सेशन करवाते हैं लोअर एसोफेगस की, वो इनहिबिट हो जाते हैं, यू नो। यहाँ पे मैं हमने वीआईपी कहा था ना, लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर में वो रिलैक्सेशन करवाता है, तो ये इनहिबिटरी एब्सेंट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी एब्सेंट हो जाता है, तो जिसकी वजह से कंट्रैक्शन हो जाती है लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर की। बर्ड बी का पेनिस जो हमें वो बेरियम मील पे हमें मिलती है, कि ऐसे एसोफेगस होता है, ऐसे बर्ड्स बी का पेनिस कंस्ट्रिक्टेड हुआ हुआ। तो इसका डायग्नोस्टिक फाइंड क्या होता है, कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर वो ज़्यादा होता है, कम होता है? रेस्ट प्रेशर विल बी द हाई, प्रेशर विल बी द हाई। हम अगर एंडोस्कोपी करेंगे और बैरोमीट्री जो स्टडी करेंगे उसके अंदर रेस्टिंग पे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। सो दैट इज़ व्हाट पॉइंटिंग टुवर्ड एक्लेजिया। और हिस्ट्री पे, बैरियम मील पे हमें रेडियोलॉजिकल साइन के ऊपर हमें ये मिल सकता है। दूसरी चीज़ एक और होती है जिसके अंदर सिस्टेमिक डिजीज़। कौन सी सिस्टेमिक डिजीज़ एसोसिएटेड हो सकती है एक्लेजिया में? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा जिसको कहते हैं, स्क्लेरोडर्मा, ठीक है? स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, उसके अंदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, बट लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर जो बैरोमेट्री के अंदर हमें पाएंगे वो डिक्रीज होगा स्क्लेरोडर्मा के अंदर। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएटेड बोथ एक्लेजिया एंड स्क्लेरोडर्मा। एम आई क्लियर? ये क्लियर है सभी को? ओके, एक और कंडीशन होती है, कैंसर्स की कंडीशंस होती है, कैंसर्स वाली, लाइक हमारे पास एसोफेजियल कैंसर है, उसके अंदर भी तो डिस्फेजिया आता है, तो फिर हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फर्स्टली उसके अंदर हमारे पास ये लॉस ऑफ वेट होगा, वेट लूज करेगा, ठीक है? वेट लूज करेगा। दूसरी हिस्ट्री ये होगी, प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया होता है उसके अंदर, लाइक पहले सॉलिड्स को होगा, सॉलिड्स को, और फिर वो आस्ता आस्ता एग्रीवेट करेगा, ठीक है? आस्ता आस्ता एग्रीवेट करेगा और लिक्विड को भी जाना शुरू कर जाएगा, ठीक है? बट इन केस ऑफ एक्लेजिया, लिक्विड और सॉलिड दोनों की। हम्म। अच्छा, अच्छा, इसमें ना, जब भी आप, एक्चुअली मैंने ये प्रीवियस बैच में भी ये कन्फ्यूजन होती थी कि सॉलिड को पहले होगा तो हम कार्सिनोमा करेंगे, लिक्विड को करेंगे कार्सिनोमा करेंगे। सो मोस्ट ऑफ केस में हमारे पास दोनों के लिए कार्सिनोमा के अंदर दोनों में आ जाती है, ठीक है? बट ये स्टार्ट मोस्टली सॉलिड से होती है, सॉलिड से स्टार्ट होती है, और फिर ये प्रोग्रेसिव जाती है टुवर्ड लिक्विड्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है, बट स्टार्ट प्रोग्रेसिव हो जाती है फ्रॉम द सॉलिड्स। एक्लेजिया के अंदर हमारे पास वो लिक्विड सॉलिड दोनों के लिए सेम होती है। यहाँ पे जो हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है कैंसर का, एक तो लॉस ऑफ वेट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट लॉस ऑफ वेट आ रहा है और पेशेंट के साथ, तो आपने कैंसर की तरफ जाना है, ठीक है? ये मुझे पता है, फाइनल ईयर्स के अंदर जो पास पेपर होते होते थे उनके अंदर ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है, नॉट इन द सीपीएसपी। डॉक्टर सबात, सीपीएसपी में ऐसे नहीं आते, ये पास पेपर में। ओके, ओके, ये पास पेपर आपने उधर फाइनल पेपर की बात कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डिसमिस, यहाँ पे एंड हो जाएगी, फिर कोई क्वेश्चन आगे रहेंगे, खुद कीजिएगा, कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दैट इज प्रोग्रेसिव सॉलिड के लिए होता है। यहाँ तक अभी किसी को क्वेश्चन है, विद इन मिनट एंड हो जाएगी क्लास, ही और शी कैन आस्क। बाकी एमसीक्यूज आप खुद कीजिएगा प्लीज, ठीक है? हो सकता है मैं कल करवाऊँ, या आई विल ट्राई कि मैं कल वो करूँ। अच्छा, क्लास डिसमिस। ओके।